So there are two types of Upgraha. One is the non-luminous planet and another is the part of the main planet which are known as subplanet. और जो non-luminous planet हैं जिनको हम अप्रकाश ग्रह बोले हैं वो है 5. उनके नाम है, आप देखेंगे जो लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ होता है, धूम है, व्यतिपात है, परिवेश या परिधि बोलते हैं, इंद्रचाप या चाप बोलते हैं और उपकेतु बोलते हैं. तो ये 5 हैं जो अप्रकाश ग्रह, मतलब इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है. एंड ऑल आर सपोज टू बी मेलिफिक प्लैनेट, कि जहां भी वो प्लेसमेंट होता है वहां जो है वो मेलिफिक की तरह ही वो एक्ट करते हैं. और इसको हम निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका, वी स्टार्ट विद द लॉन्गिट्यूड ऑफ सन. जो भी सन का आपके हॉरोस्कोप में लॉन्गिट्यूड होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. और सन की लॉन्गिट्यूड में अगर हम 133 डिग्री 20 मिनट्स ऐड करते हैं तो वी गेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ धूम. और अगर 360 डिग्री में से अगर हम धूम के लॉन्गिट्यूड को माइनस करते हैं तो वी गेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ व्यतिपात. और व्यतिपात के लॉन्गिट्यूड में अगर हम 180 डिग्री या 6 साइन ऐड करते हैं तो वी गेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ परिवेश और परिधि वी कॉल इट. एंड देन अगेन 360 डिग्री माइनस longitude of परिवेश is the longitude of इंद्रचाप और चाप. और इंद्रचाप में अगर हम 16 डिग्री 40 मिनट्स ऐड करते हैं तो we get the longitude of उपकेतु. और उपकेतु में अगर हम 30 डिग्री ऐड करें तो we will come back to the longitude of sun. So this is how we calculate the longitude of this अप्रकाश ग्रह या non-luminous planet. और it all depends on the longitude of sun in your horoscope, and they are calculated from there only with the longitude of sun. और जातक पारिजात एक बुक है एस्ट्रोलॉजी की, तो उन्होंने कहा कि दिस अप्रकाश ग्रह they are represented by certain planets, but it's not very authentic because no other book has compared this with any other planet. But anyway, जैसे धूम is compared with the Mars, व्यतिपात is compared with Rahu, परिवेश is compared with the Moon, और इंद्रचाप is like जो इंद्रधनुष या रेनबो हम लोग देखते हैं बरसात के बाद, it's like that, it's compared with the Venus, and उपकेतु is compared with the Ketu planet. तो कहा कि all these planets are devoid of splendor, और उनका कोई प्रकाश नहीं है, and they are all malefic in nature. और जहां भी होंगे वहां पर उस हाउस का या उस प्लैनेट का एफ्लिक्शन ही करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी बेनिफिट हम इसको नहीं मानते हैं. नाउ वी कम टू द मेन सब प्लैनेट विच आर सपोज टू बी द पोर्शन ऑफ द मेन प्लैनेट्स. और उसमें भी हम जो है इसमें 5 प्लैनेट को हम कंसिडर करते हैं. जो सन का पोर्शन होता है उसको हम काल कहते हैं. आपने देखा होगा कि काल सब प्लैनेट लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप में भी और लॉन्गिट्यूड में भी. और जो मार्स का पोर्शन है उसको मृत्यु कहते हैं. जुपिटर का जो पोर्शन होता है उसको यमघंटक कहा जाता है. मरकरी का जो पोर्शन है उसको अर्ध प्रहर कहते हैं. और जो शनि का पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसको लोग कंसिडर भी करते हैं इन ऑल देयर प्रेडिक्शंस, इसको हम बोलते हैं गुलिका या मंडी भी बोलते हैं. बट वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, गुलिका एंड मंडी आल्सो. तो मून और वीनस को छोड़कर ये जो बाकी 5 प्लैनेट बचे उनके जो सब पोर्शन होते हैं, उनके जो पोर्शन होते हैं उसको हम जो है सब प्लैनेट या उपग्रह बोलते हैं. और जैसे कहा कि सन का पोर्शन है उसका जो कैप्रिकॉर्न कहा उसका ओन साइन है. मृत्यु का जो पोर्शन है, मृत्यु जो है सब प्लैनेट उसका स्कॉर्पियो कहा ओन साइन है. यमघंटक है उसको हम सेगिटेरियस उसका अपना साइन मानते हैं. अर्ध प्रहर है उसको जेमिनी अपना साइन है. और गुलिका या मांडी जो है उसका जो सैटर्न का जो पोर्शन है उसका एक्वेरियस या कुंभ राशि जो है अपना साइन होती है. अब हम निकालते कैसे हैं? जैसे हमने देखा कि जो नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट होते हैं उनको हम सन के लॉन्गिट्यूड से हम शुरू करते हैं. तो यहाँ पर जो सब प्लैनेट निकालने का तरीका है विच आर द पोर्शन ऑफ द मेन प्लैनेट, अगर बर्थ डे में है और बर्थ अगर नाइट में है तो दोनों में अलग अलग निकालने का तरीका है. तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि बर्थ डे के टाइम है, डे मीन्स सनराइज टू सनसेट,
तो उसको हम पोर्शन को फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वी डिवाइड दैट पोर्शन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और 8वां पार्ट जो होता है दैट इज विदाउट एनी लॉर्ड, उसको हम छोड़ देते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रूल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द डे। जैसे मान लीजिए आज फ्राइडे है तो सनराइज से सनसेट हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया और जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज रूल्ड बाय वीनस। और वीनस के बाद फिर जो सीक्वेंस है वीक डे लॉर्ड का वो एप्लीकेबल होता है, मतलब वीनस देन सैटर्न देन सन मून मार्स लाइक दिस एक्चुअली। और जिसका भी हमें लॉन्गिट्यूड निकालना होता है, जिस भी सब प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड निकालना होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर काल का हमें लॉन्गिट्यूड निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सन का पोर्शन कौन सा है। जो हमने 8 पार्ट डिवाइड किए हैं उसमें सन का पोर्शन कौन सा है। और सन का पोर्शन जब शुरू होता है, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर अगर हम असेंडेंट निकालेंगे तो दैट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड ऑफ काल एक्चुअली। ऐसे ही जहाँ मंगल का पीरियड, मंगल का पोर्शन शुरू होगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम असेंडेंट निकालेंगे तो दैट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ मृत्यु। जैसे मान लीजिए आज लेट अस से कि 6:30 पर जैसे सनराइज हुआ और लेट अस से कि 6:30 से जो है वीनस का पोर्शन शुरू हुआ, वीनस शुरू हुआ लॉर्ड उसका जो है, और हमें वीनस तो कोई है नहीं इसका सब प्लैनेट, तो नेक्स्ट इज सैटर्न। तो मंडे का लॉन्गिट्यूड निकालना है तो मान लीजिए कि जो सैटर्न का पोर्शन है 8 बजे से मान लो शुरू हुआ, तो एग्जैक्टली 8 बजे जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर हम असेंडेंट निकालेंगे तो दैट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ गुलिका। इसी तरह हर प्लैनेट के पोर्शन जहाँ शुरू होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर जो असेंडेंट निकाला जाता है दैट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट सब प्लैनेट। ये तो हो गया कि अगर बर्थ आपका दिन में हो, और बर्थ अगर रात में होता है तो क्या करते हैं कि हम जो सनसेट से सनराइज का टाइम होता है उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और जैसा दिन के बर्थ में तो ये हो गया कि जो पहला पोर्शन विल बी रूल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द डे, लेकिन नाइट के बर्थ में फर्स्ट पोर्शन इज रूल्ड बाय द 5th डे वीक लॉर्ड। जैसे आज मान लीजिए फ्राइडे है तो सनसेट के बाद जो पहला पोर्शन रूल होगा, फ्राइडे से आप 5 काउंट करिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो फर्स्ट पोर्शन विल बी ऑफ मार्स, सेकंड मरकरी, थर्ड जुपिटर, फोर्थ वीनस, लाइक दिस। तो मून और वीनस के पोर्शन को हम छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी जो प्लैनेट बचते हैं उनके पोर्शन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हम असेंडेंट निकालेंगे तो दैट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट सब प्लैनेट। तो इस तरह से हम ये सारे सब प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड निकालते हैं। Now there is a lot of controversy about Gulika and Mandi. Some people they use Gulika and Mandi exactly in the same way. They don't differentiate between these two, but there is a difference between these two. और गुलिका अलग है, मांडी थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने कहा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस पोर्शन होता है उस प्लैनेट का, उसके हम स्टार्टिंग पॉइंट पर असेंडेंट निकालते हैं, तो दैट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट सब प्लैनेट। और गुलिका मांडी में यही है कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर असेंडेंट निकालते हैं तो उसको हम गुलिका कहते हैं, और अगर सैटर्न के मिड पोर्शन पर हम असेंडेंट निकालते हैं तो दैट इज नोन एज मांडी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुलिका एंड मांडी। और क्योंकि मिडिल पोर्शन पर उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है तो इसलिए मांडी इज सपोज टू बी मोर सीरियस देन गुलिका। मांडी का जो इन्फ्लुएंस होता है आपके हॉरोस्कोप में वो गुलिका के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। और कहा सर्वार्थ चिंतामणि ने कि कोई भी जब when any point of the nativity comes in contact with गुलिका, कोई प्लैनेट है या कोई ट्रांजिट में भी आ रहा है या हम एक पर्टिकुलर हाउस की भी बात करते हैं, तो इट गेट्स पॉइजन्ड, डिसीज्ड एंड इंटॉक्सिकेटेड। और कहा कि मंडी तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल कर्म फल, जितने भी जो कर्म फल होते हैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। कहने का मतलब यह है कि मांडी इज सपोज टू बी मोर डिसेस्ट्रस एज कंपेयर टू गुलिका। और मांडी को हमने ये भी कहा प्राण हर और अति पापी भी कहते हैं, क्योंकि मांडी वाकई में ही बहुत डेंजरस होता है, और गुलिका के कंपैरिजन में मांडी इज सपोज टू बी मोर डिसेस्ट्रस।
अब जो डिफरेंट डिफरेंट आपने देखे कि मेन प्लैनेट की सब प्लैनेट है, और जहाँ तक नॉन ल्यूमिनस प्लैनेट है, अप्रकाश ग्रह, दे ऑल मैलिफिक इन नेचर, तो वो तो सारे मैलिफिक हैं ही हैं, लेकिन जो सब प्लैनेट है, हमारे जो उपग्रह हैं, उनका क्या नेचर है। गुलिका इज डेडली, जैसे वो कहा है कि शनि का पोर्शन है, इस मोस्ट मैलिफिक सब प्लैनेट। अब यम घंटक जो है वो जुपिटर का पोर्शन है, तो इट्स नेचुरली इट्स नॉट मैलिफिक, जिससे इट हैज ऑल पावर लाइक जुपिटर, इट मे बी बेनिफिक, इट मे बी मैलिफिक आल्सो, बट गुलिका इज ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस इट इज मैलिफिक। और अगर अर्ध प्रहर की हम बात करें, अर्ध प्रहर जो है वो मरकरी का पोर्शन है, मरकरी का सब प्लैनेट है, तो कहते हैं कि इफ हाउस हैविंग अर्ध प्रहर हैज मोर अष्टक वर्गा पॉइंट्स, उसमें अगर अष्टक वर्गा पॉइंट ज्यादा है तो इट एक्ट्स एज ए बेनिफिक प्लैनेट, और अगर अष्टक वर्गा पॉइंट कम है तो इट एक्ट्स एज ए मैलिफिक प्लैनेट। और जैसा मरकरी का नेचर है बिल्कुल वही है कि इफ इट इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक्स इट बिकम्स बेनिफिक, इफ इट इज एसोसिएटेड विद द मैलिफिक इट बिकम्स ए मैलिफिक प्लैनेट। तो वही अर्ध प्रहर का भी है, बट जो काल है, मृत्यु है, जो सन और मार्स के पोर्शन है, वो नेचुरली मैलिफिक होते हैं। अब जो लग्न में अगर ये सब प्लैनेट या अप्रकाश ग्रह प्लेस्ड होते हैं तो क्या पोजीशन होती है, क्या उसका इन्फ्लुएंस होता है। कहते हैं कि अगर धूम है लग्न के अंदर तो देयर इज ऑलवेज डेंजर फ्रॉम द फायर और यू सफर फ्रॉम द मेंटल एगोनी। व्यातिपात अगर है तो देयर इज डेंजर फ्रॉम एनिमल्स हैविंग हॉर्न्स, और जो चतुष्पाद जानवर होते हैं, चार पैर वाले, उनसे हमें खतरा होता है। परिवेश है तो there is fear from water, disease of collecting water in some organs of the body, जैसे हमारे बहुत सी बीमारियां होती हैं जो पानी बॉडी के एक पर्टिकुलर पोर्शन में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आप लोग उस टाइप की बीमारी से सफर करते हैं। एंड देयर इज आल्सो ए फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट आल्सो, ये परिवेश के रिजल्ट हैं। और अगर इंद्रचाप है लग्न के अंदर तो the chances of injury from stone or arms, या fear of falling from the house, vehicle or the tree। केतु अगर लग्न में है तो fear from lightning, जो बहुत केसेस में आप देखते हैं कि लाइटनिंग से प्रभावित हो जाते हैं। तो अगर उपकेतु जो अप्रकाश ग्रह है अगर वो लग्न में होता है तो देन देयर आर चांसेस ऑफ दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि उपग्रह के रिजल्ट हमें कब मिलते हैं, क्योंकि दशा तो कोई होती नहीं है उपग्रह की। तो व्हेन वी गेट द रिजल्ट ऑफ उपग्रह, तो कहते हैं कि जिस हाउस में उपग्रह प्लेस्ड होते हैं उस हाउस के लॉर्ड की जब दशा ऑपरेट होती है उस टाइम हमें उपग्रह के रिजल्ट मिलते हैं। जिस हाउस में कोई भी जब उपग्रह प्लेस्ड है और उस हाउस के लॉर्ड की जब दशा ऑपरेट होगी तब हमें इन उपग्रहों के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और गुलिका जैसे कहा कि इट्स मोर डिसास्ट्रस, एक्चुअली काफी इसके खराब प्रभाव होते हैं इन डिफरेंट हाउसेस। तो गुलिका के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट इज लिस्टेड हियर एक्चुअली। फर्स्ट हाउस में है तो पर्सन में बी क्रूअल, डिसऑनेस्ट, ही मे बी एथीस्ट, ही हैज ए क्रूरलसम बिहेवियर, ओवर ईटिंग करते हैं ऐसे लोग, लाइफ शॉर्ट होती है, दे आर इन्वॉल्व इन द सेंसुअल प्लेजर्स, चोरी करने की आदत होती है और आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही जब सेकंड हाउस में गुलिका होता है तो जैसे कहते हैं कि वो दे कीप ऑन वॉन्डरिंग विदाउट एनी एम, दे यूज हार्श वर्ड, देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ वेल्थ, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर होम। एंड सेकेंड हाउस बेसिकली हमारे स्पीच का भी है, तो दे आर इनकेपेबल ऑफ आर्गुइंग एंड दे आर नॉट ट्रू टू देयर वर्ड्स, उनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे ही जब थर्ड हाउस में गुलिका का प्लेसमेंट होता है तो the people are bold, actually they are without any fear and problems, egoist होते हैं, angry होते हैं, greedy होते हैं, they like solitude, they are fond of liquor, they are devoid of happiness from co-born, and they are fond of earning wealth। ऐसे ही जब फोर्थ हाउस में गुलिका होता है तो डिवाइड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा उनकी नहीं होती है, they are devoid of wealth, house, happiness, immovable property and vehicle, and they suffer from the diseases of Vath and
पित्त नाड़ी की जो डिसीज होती है उससे सफर करते हैं। 5th हाउस है इंटेलिजेंस का हाउस है, और गुलिका जब वहाँ प्लेस हो जाता है तो such people are less intelligent, they are not firm on one thought, they have short life, और पेट को भी रिप्रेजेंट करता है 5th हाउस, so they have stomach ailments, and मेल चाइल्ड होने में भी प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, and they don't get appreciation from others, basically they are atheist, impotent and defeated by the opposite sex. 6th हाउस में अच्छा माना गया, बल्कि जो सैटर्न है तो वही रिजल्ट है यहाँ पर कि such people are adventurous, efficient, they defeat their opponents, they enjoy good progeny, they are interested in the black magic, and they use the black magic for their benefit. 7th house में अगर गुलिका है, it is not supposed to be good position. Such people are adulterous, lack of education, quarrelsome, they don't feel gratitude, they are involved in the sensual pleasure, they spoil reputation of the family, they are involved with many members of the opposite sex also, और ऐसे लोगों की जो नज़र भी बहुत खराब होती है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी नज़र लग जाती है तो नुकसान होता है। तो जैसे कि they cast evil eye actually, and basically there are chances, they are antisocial and they have chances of physical disability also. 8th हाउस में है तो there is a deformity in the faces and the eyes, और एक चीज मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब डिफॉर्मिटी की बात आ रही है तो कहते हैं कि जो 8th हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है तो नॉर्मली जो है आपके किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो वो ठीक हो जाता है। और जब मेलिफिक प्लैनेट होते हैं 8th हाउस में तो कभी भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8th हाउस में अगर गुलिका है तो such people have deformity in the faces and the eyes, they are physically weak, और कुछ ना कुछ उनके अंदर स्पीच का डिफेक्ट भी होता है, they are cruel, they suffer from hunger, they are devoid of good qualities, they have chances of death from poison, fire or arms, because it acts like a malefic planet. 9th हाउस में अगर गुलिका है तो chances of death of father or guru before time, they are devoid of religious and the spiritual activities, they are involved in the backbiting, prima facie they appear to be a good person but they are not. 10th हाउस में है तो शनि कारक भी है उसका, तो इसलिए ठीक भी है, सर्विस में लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं, they get fame, they are happy, they are involved in the sensual pleasure, the religious, they have excellent control on mind and senses and help others. जैसे शनि जो है 11th हाउस 10th हाउस में अच्छा माना गया, ऐसे ही गुलिका भी 10th हाउस में ठीक माना गया। 11th हाउस में है तो the happiness from the male child, they earn fame and reputation, enjoy authority, wealth, vehicle and all kind of comforts, attractive body, enjoy company of the decent opposite sex. तो ये सारे हमारे जो जहां आप देख रहे हैं कि गुलिका का प्लेसमेंट ठीक माना गया, दे आर ऑल उपाच्य स्थान 3, 6, 10, 11, और इनमें शनि का प्लेसमेंट अच्छा ही होता है, तो इसलिए गुलिका का प्लेसमेंट भी इन 4 हाउसेस में उपाच्य स्थान में ठीक माना गया। 12th हाउस है तो इट इंडिकेट डिफेक्ट इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर अनफॉर्चुनेट, दे आर एक्सट्रावेगेंट, दे हैव मेंटल डिफेक्ट, गुड नेल, सफर फ्रॉम बैड ड्रीम्स, जो शैया सुख का या स्लीपिंग कंफर्ट्स होते हैं वो नहीं होते, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द मीन एक्टिविटीज। और जो चीजें हैं जिनका कि ज्यादा इफेक्ट होता है गुलिका का, तो उसके बारे में भी हमारे जो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उन्होंने कहा। तो पहली चीज तो ये कहा कि जन्म लग्न ऑफ द नेटिव के बारे में कहा कि उसका गुलिका से क्या रिलेशन है। तो कहते हैं कि जो जन्म लग्न होता है नेटिव का वही होता है विच इज त्रिकोण ऑफ द साइन इन विच गुलिका इज पॉजिटेड। जिस साइन में गुलिका प्लेस्ड है उससे त्रिकोण स्थान मतलब 159 पोजीशन में जो भी साइन होंगे वहीं पर जो है आपका लग्न होना चाहिए, या नवांश इन विच गुलिका इज पॉजिटेड, या नवांश में गुलिका जिस साइन में है वो आपका लग्न होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर गुलिका की पोजीशन मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ लग्न आल्सो, कि आपका लग्न कौन सा है। और कहते हैं कि जो मंडी कहा मैंने कि जो
मांडी जो है इज मोर सीरियस, मोर डिजास्टरस एज कंपेयर टू गुलिका। तो कहते हैं कि अगर मांडी का प्लेसमेंट कुछ पर्टिकुलर पोजीशन में होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि इफ लग्न इज इन त्रिकोण फ्रॉम मांडी, अगर मांडी से लग्न त्रिकोण हाउस में है तो लग्न की पोजीशन काफी खराब हो जाती है। ये प्लैनेट प्लेस्ड विद मांडी इन D12, जो D12 चार्ट है, जो हम राशि को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम द्वादशांश कहते हैं उस चार्ट को, और उस चार्ट से हम पेरेंट्स के बारे में देखते हैं, फादर एंड मदर के बारे में। तो D12 चार्ट में जो भी प्लैनेट मांडी के साथ प्लेस्ड होते हैं वो बहुत ही उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है मांडी का। या प्लैनेट इन नवांश ऑफ मांडी, या मांडी के जो नवांश में किस साइन में है उसमें जो भी प्लैनेट हैं उनके ऊपर भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। या जो प्लैनेट मांडी के साथ होते हैं आपके लग्न चार्ट में, उसके ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है मांडी का। या लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच मांडी इज प्लेस्ड, या लग्न चार्ट में जो मांडी जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस साइन का लॉर्ड क्या है, तो वो भी जो है एडवर्सली अफेक्ट होता है विद मांडी। और ये कहा कि जो दूसरे प्लैनेट हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स अगर गुलिका के साथ प्लेस्ड होते हैं तो उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है प्लैनेट्स के ऊपर। कि अगर सन के साथ गुलिका है तो नेचुरली फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है, या इज अ शॉर्ट लाइफ ऑफ फादर एक्चुअली। मून के साथ अगर है तो it afflicts moon, so naturally problem with the mother and may not be having good relation with the mother actually. Mars के साथ है तो simple है, कोई उसमें वो नहीं, no co-born और separation from the co-born. मरकरी के साथ है तो मरकरी को अफ्लिक्ट करेगा, मेंटल इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल एगोनी, लुनाटिक, सुपरस्टिशन, फोबिया टाइप के डेवलप हो जाते हैं। जुपिटर के साथ है तो हाइपोक्रेट है, ब्लेमिंग अदर्स, एथीस्ट है, और लेकिन दूसरों को दिखाता है कि बहुत ज्यादा आस्तिक है लेकिन खुद वो नास्तिक होता है। वीनस के साथ अगर गुलिका का प्लेसमेंट होता है तो पर्सन सफर्स फ्रॉम वेनरल डिसीजेस, दे हैव मैरिटल रिलेशंस विद द लोअर कास्ट, लोअर स्टेटस अपोजिट सेक्स, एंड दे आर लव्ड बाय अपोजिट सेक्स। सैटर्न के साथ इसको बहुत अच्छा माना गया कि अगर गुलिका का प्लेसमेंट सैटर्न के साथ है तो दैट हाउस प्रॉस्पर्स, वो उस हाउस के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जब सैटर्न के साथ गुलिका का प्लेसमेंट है दैट इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल पोजीशन एक्चुअली। राहु के साथ है तो इफेक्ट ऑफ पॉइजन, और या किसी दूसरे लोगों को भी दे किल थ्रू पॉइजन एक्चुअली। केतु के साथ होता है तो हमेशा फायर का डर रहता है, या दूसरों को भी फायर से ऐसे व्यक्ति डैमेज करते हैं। इसके बाद एक पोर्शन है हर नक्षत्र का जिसको हम त्याज्य काल कहते हैं, और एक कुछ घटी होती हैं, 4 घटी होती हैं हर नक्षत्र में, और एक घटी जैसे मैंने कहा था 24 मिनट की होती है। तो हर नक्षत्र की 4 घटी होती हैं जिसको कि हम त्याज्य काल कहते हैं। तो ये कहा गया कि अगर गुलिका किसी नक्षत्र के त्याज्य काल में प्लेसमेंट हो, उसका गुलिका का प्लेसमेंट अगर किसी नक्षत्र के इस पर्टिकुलर पोर्शन में हो, इस पर्टिकुलर 4 घटी में हो, तो such persons become beggar even if they are born in the family of high status. और ये बहुत ही एक खराब माना गया फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि गुलिका का प्लेसमेंट नक्षत्र के उस पर्टिकुलर 4 घटी में तो नहीं है जिसको कि हम त्याज्य काल कहते हैं। तो यहाँ पर ये हर नक्षत्र का जो 4 घटी है, कौन सा पीरियड है, कौन सी डिग्री है जिसमें हम उसको त्याज्य काल कहते हैं, और अगर गुलिका का प्लेसमेंट इन किसी भी नक्षत्र में अगर त्याज्य काल में होता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सब प्लैनेट। और जैसे मैंने कहा कि 10 हैं सब प्लैनेट ये, बट मोस्टली rather everyone is concerned only about one sub planet, that is Gulika or Mandi. बाकी के बारे में कोई we don't take any cognizance or we don't even consider them, but definitely Gulika is considered by everyone. और जैसा आपने देखा कि गुलिका और मांडी जो है बिल्कुल अलग अलग हैं. One is the initial portion, one is the middle portion, and naturally the middle portion is more dangerous as compared to the initial portion.
तो मांडी को जो है ज्यादा खतरनाक माना गया एज कंपेयर टू गुलिका। तो जब भी आप हॉरोस्कोप देखें तो एटलीस्ट सी द पोजीशन ऑफ गुलिका बिकॉज इट विल एफ्लिक्ट दैट प्लैनेट और दैट पर्टिकुलर हाउस आल्सो। और खास तौर से जो ये नक्षत्र के पर्टिकुलर पोर्शन बताए गए जिसको हम त्याजी काल कहते हैं, अगर गुलिका का प्लेसमेंट वहां पर है तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत सीरियस होती हैं। तो ये है अबाउट सब प्लैनेट्स। अनिल जी एक मिनट, आप जरा मुझे गुलिका का सिंबल क्या होगा अगर देखेंगे तो। गुलिका का सिंबल सिंबल नहीं होता इनका सब प्लैनेट का, वहां पर लिखा होता है गुलिका जो है, जहां भी गुलिका का प्लेसमेंट होता है वहां लिखा होता है तो एक्चुअली। कोई जरूरी नहीं है गुलिका हो? होगा, लिखा होगा हर, मैंने कहा ना कि जो सैटर्न का सब ये पोर्शन है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। नॉर्मली जीके लिखा होता है प्राशरा सॉफ्टवेयर में, राइट, और उसको वो करना होता है, टिक करना होता है टू शो इट। देखिए यहाँ पर जैसे ये देख रहे थे हम लोग, मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको लॉन्गिट्यूड जो लिखे रहते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए गुलिका का लॉन्गिट्यूड अलग लिखा हुआ है, मांडी का अलग लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा तो ऐसे ही बाकी सब प्लैनेट का भी लिखा है नीचे। नहीं तो अच्छा चार्ट में नहीं बना हुआ है लेकिन उसमें लिखा है हुआ चार्ट में, यहाँ जी के लिखा होगा जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, तो जहां भी जी के लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है देखिए जी के, तो दिस इज गुलिका। और सब प्लैनेट का लिखा हुआ व्यातिपात है, परिवेश है, और इंद्रचाप है, उपकेतु है, काल है। तो इनका शॉर्ट फॉर्म पे पता चल जाए तो इट विल बी इजी फॉर अस। नहीं, उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग वैसे कंप्यूटर हॉरोस्कोप बनाते हैं, अब जैसे गुलिका तो जीके होना चाहिए और जीएल जैसे लिखा यहाँ लिखा हुआ है है। देखिए गुलिका एंड मंडी लिखा हुआ है, जीके एंड एमडी लिखा हुआ है, तो दे आर बेसिकली गुलिका एंड मंडी एक्चुअली। तो ये तो गुलिका मंडी को तो हर उसमें लिखा ही लिखा होगा, वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि ना लिखा हो, बाकी का ना लिखा हो, लेकिन गुलिका मंडी का जो है हमेशा लिखा रहता है कि उनका प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर है। यहाँ भी वही है, गुलिका ये लिखा हुआ है, मांडी ये लिखा हुआ है, अलग अलग हाउसेस में है, ये इनिशियल पोर्शन है, ये मिड पोर्शन है, तो यहाँ चेंज हो गई पोजीशन जो है। तो हम कौन सा वाला चार्ट देखें सर? हाँ जी, हम नेटल चार्ट देखिए, D1 चार्ट देखिए, कौन सा चार्ट देखें सर? D1 चार्ट में, D1 चार्ट हमें देखना है, ये जो लग्न चार्ट है। नहीं आपने नीचे वाला जो दिखाया था वो भी D1 असेंडेंट चार्ट है ना? ये भाव चलित है यहाँ पर, इसमें जो है ना इसको हम भाव चलित बोलते हैं, बट जैसे भाव चलित में कुछ प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो जैसे मंगल यहाँ चेंज हो गया, मंगल यहाँ लग्न चार्ट में यहाँ इसमें आ गया, शनि यहाँ पर इसमें है और यहाँ चेंज हो गया, 5th हाउस में चला गया। तो इस तरह से जो है ये गुलिका मांडी की पोजीशन जो है जरूर लिखी होती है। बाकी अगर देखना हो आपको, बट मेरे हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट यू शुड बी कंसर्न ओनली अबाउट गुलिका एंड मांडी। बाकी सब प्लैनेट का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। नहीं तो हम इसी चार्ट के हिसाब से थोड़ा बता सकते हैं कि गुलिका का क्या रहेगा। गुलिका यहाँ पर है इसमें 11th हाउस में, तो 11th हाउस को एफिलिक्ट किया, जैसे मेलिफिक प्लैनेट वहां प्लेस्ड हो जाता है, तो वैसे ही एक मेलिफिक प्लैनेट को मान लीजिए कि वहां पर है, यहाँ मंडी है वीनस के साथ है 12th हाउस में, तो वीनस को भी अफ्लिक्ट कर रहा है और 12th हाउस के रिजल्ट भी खराब दे रहा है, जो अभी आपने देखे थे क्या रिजल्ट होंगे उनके अगर डिफरेंट हाउसेज में प्लेस्ड होते हैं तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। तो ये पर्टिकुलरली जो गुलिका और मांडी की है, ये पोजीशन हमेशा हर हॉरोस्कोप में, हर कंप्यूटर हॉरोस्कोप में लिखी होती है, इंडिकेट की होती है, बट बाकी अगर किसी की आपको देखनी है तो यू हैव ए लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑल दिस सब प्लैनेट्स आल्सो। अनिल जी D9 में गुलिका क्या करेगा? D9? हाँ जी, D9 में गुलिका अभी जैसे 5वें घर में है। हाँ, तो अभी आपने कहा कि जो गुलिका में नवांश चार्ट में जो प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं गुलिका के नवांश में, उनको एफ्लिक्ट कर देता है, वो उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट भी है तो उनको भी खराब कर देता है, दिस इज द पर्पस। ये अभी देखा ना हमने इसमें जो अभी वीनस को खराब किया, पीपीटी में जो था, एक मिनट बता दो सर, हाउ एक्सटेंसिवली दिस इज यूज्ड?
गुलिका always used actually. नहीं, गुलिका इसमें जैसे आप देखेंगे कि But in practical life we don't use any other subplanet, but Gulka is definitely used because इसका affliction जो है वो सबसे ज्यादा होता है. मेरा कहने का मतलब है इसमें जैसे डिग्रीज के हिसाब से भी चेंज होता होगा ना कि डिग्रीज ज्यादा है या कम है. है ना, मेलिफिक एक पॉइंट पर है, जैसे गुलिका मंडी का है तो किस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर कोई अगर प्लैनेट होगा तो उसको जितना पास होगा उतना ही ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करेगा. ये कहा ना कि फॉलोइंग आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय मंडी प्लैनेट्स इन द नवांश ऑफ मंडी. अभी जो राजेश जी आप पूछ रहे हैं कि जो मंडी जो नवांश में जो मंडी के साथ प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो खराब हो जाते हैं, वो एडवर्स हो जाते हैं, उनका वीनस है जैसे. हाँ जो भी है उसका एडवर्स हो गया वो. ये सब गुलका का तो आपने जीएल बता दिया था, मंडी का इनिशियल नहीं समझ में आया, कैसे आपने कहा ये मंडी है वहां पे? मैंने कहा कि जो गुलिका है वो इनिशियल जो जहाँ वो उस सैटर्न का पोर्शन स्टार्ट होता है नहीं वहां वो पर तो ठीक है, वो जीएल लिखा हुआ है जगन्नाथ हौरा के D1 चार्ट में, हम समझ गए गुलका है. और हाँ मंडी लिखा का हुआ है ना, ये एक मिनट दिखाता हूँ, सॉरी वही तो हम देख रहे थे कि मंडी भी लिखा हुआ है. नहीं मंडी लिखा नहीं था. देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गुलिका यहाँ लिखा हुआ है और एमडी ये लिखा हुआ है मंडी. एमडी समझ. हाँ और यहाँ भी लिखा हुआ था शायद, एक दूसरा आपने कहीं देखा था ना अभी गुलिका और मंडी अलग अलग जगह लिखे. ये तीसरे घर में लिखा हुआ है सर. सर ये तो D9 चौथे में घर फोर्थ हाउस में, फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में. हाँ ये एमडी GK जो नहीं लिखा है साहब, ये SLGKBID क्या लिखा हुआ है? कौन सा? 12वें हाउस में मंडी हाँ. नहीं लिखा हुआ. ये लिखा ना GKMD लिखा हुआ ना, ये गुलिका मंडी. अच्छा गुलका मंडी GK. हाँ बोथ आर एट द सेम प्लेस, तो इसलिए यहाँ पर अलग लिखा. हमने अभी कहीं देखा था कि वो अलग अलग जगह थे तो हम कह रहे थे वो अलग अलग शिफ्ट हो गए, बट यहाँ पर दोनों एक ही जगह है, तो गुलिका मंडी जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर. नहीं तो इसका मतलब जीएल कुछ और है, GKMD होगा, फिर जीएल कुछ और है यहाँ पे नीचे. हाँ? ये 11वें घर पे जीएल लिखा हुआ है ना, तो जीएल कुछ और है, GKMD होगा. हाँ GK और MD है, GL कुछ और है. नवांश में, जैसे नवांश में दिया है फोर्थ हाउस में एमडी, इस टाइप से. हाँ दिस इज मंडी एक्चुअली, ये मंडी का है, ये गुलिका का है. GL है, GK नहीं है, आई थिंक GL है. ये तो न्याति कारक है, बहुत ये जो GK इम्पोर्टेंट है लिखा ना हुआ है ना. जीएल. हाँ GK इज नॉट, वो कुछ और है, दिस समथिंग एल्स. चलिए कोई आपका कहना है कि जीएल जो है वो गुलिका है और एनीथिंग एंडिंग विद एमडी इज मंडी. MD इज मंडी. चलिए कोई हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं, उससे वी विल कैलकुलेट व्हाटएवर वी हैव रेड. एक्चुअली सभी चीजों को देखते हैं क्या क्या उसके इफेक्ट है और कैसे हम देखेंगे भी. तो मान लीजिए कोई ये हॉरोस्कोप है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. एक्चुअली नरेश जी आपको बताऊं, नरेश जी हैं या नहीं? एनीवे तो ये आप सब लोग देख रहे हैं लग्न चार्ट यहाँ पर, तो आप अपना सब अनम्यूट कर लीजिए ऑडियो वगैरह, एंड देन यू टेल मी कि आप क्या कैसे हम देखेंगे हॉरोस्कोप को, क्योंकि देखना आना चाहिए हॉरोस्कोप कि हम कैसे हमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं. और वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर, जो डिग्री से है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज. डोंट गो एट दिस चार्ट फर्स्ट हैव ए लुक एट दिस. तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है लग्न चार्ट में, इसमें प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड में? सो असेंडेंट सन मून तीनों स्ट्रांग है, वीनस भी स्ट्रांग है 17 डिग्री पे, एंड बाकी वाली काफी वीक है एक्सेप्ट मरकरी एंड जुपिटर, मरकरी जुपिटर एंड सैटर्न, राइट. उनको छोड़ के बाकी प्लैनेट जो है वो डिग्री वाइज वेल प्लेस्ड हैं. और दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं, जुपिटर और वीनस. जो यहाँ दिख रहा है रेट्रोग्रेड लिखा हुआ है, जुपिटर और वीनस दो जो है रेट्रोग्रेड है. और यहाँ पर जो सैटर्न के साथ कंबस्ट लिखा हुआ है, और सन 13 डिग्री का है और सैटर्न 6 डिग्री का है, 7 डिग्री का है, तो इस नियर टू द सन एक्चुअली. तो जो
डिग्री स्पेसिफाइड है तो उसमें आ जाता है, तो इसलिए हम इसको कम्बस्ट भी बोलते हैं। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो 3 प्लैनेट हैं, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न, उनकी जो डिग्री वाइज कम है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी द षटबला ऑफ दीज प्लैनेट्स। षटबल क्या है इनके, ये षटबल लिखे हुए हैं हर प्लैनेट के। So Mercury तो वीक, You see the षटबल of each planet and you compare with the minimum which is specified कि उतना होगा तो planet is supposed to be strong enough. But यहाँ पर जो षटबल अगर एक एक planet का हम कंपेयर करें, सन का कितना, सन का तो बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, वैसे भी सन उच्च का जो 2.1 काफी ऊपर है। और सुधीर जी ये लिखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 है सन की, जो हम लोगों ने देखा भी था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए कि जिससे प्लैनेट को हम कहें कि स्ट्रॉन्ग एनफ है। उसके कंपैरिजन में इट इज 10.5, इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट इन दिस केस सन। उसके बाद सेकंड नंबर किसका है? जुपिटर एंड वीनस बराबर ही है सर। वीनस का सेकंड नंबर जो है वीनस है, थर्ड नंबर जुपिटर है, और फोर्थ नंबर मून है, और ये 5, 6, 7 ये मरकरी और मार्स, मरकरी एंड सैटर्न। मार्स, मरकरी एंड सैटर्न का जो स्ट्रेंथ है वो कम है। और इसमें देखिए मरकरी 1 डिग्री है, सैटर्न 6 डिग्री है, और मार्स भी जो है वो 23 डिग्री है। तो इसलिए इनका षटबल भी कम है, क्योंकि ये जो हम लोग कह रहे थे कि व्हाई शुड वी हैव अ ग्लांस एट द डिग्रीज, ये डिग्री भी मैटर करती हैं बिकॉज दे गिव ए वेरी रफ आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट। कि अगर हमें मान लो षटबल नहीं भी होता हमारे पास, बट जो डिग्री से देख के हमें एक आइडिया लग जाता है, और वही पोजीशन आपको षटबल में देखने को मिल रही है। और बाकी प्लैनेट आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बाकी जो डिग्री है जिन प्लैनेट्स की वो दे आर सपोज्ड टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जैसे वीनस है, सन है, मून है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग इन द षटबल आल्सो। फिर मैंने कहा था कि एक बार रश्मि किरण भी देख लीजिए। तो रश्मि किरण यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर उसमें। तो रश्मि किरण कितनी है इसकी? 64। 64 इट्स वेरी हाई, क्योंकि 64 रश्मि किरण होना इट्स रेयर थिंग एक्चुअली। यू वोंट फाइंड सो इजीली कि 64, 65 किसी की रश्मि किरण हो। बट जैसे उस दिन पूछ रहे थे आप लोग कि इतनी होती है क्या, बट ये है यहाँ पर, एंड आई हैव सीन अप टू इवन 70, 80 के बीच भी देखी है मैंने। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 65 है। दूसरा ये जो रश्मि, ये जो सॉरी इष्टफल और कष्टफल भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। इस बार जगन्नाथ थोड़ा सा दिखाते तो ज्यादा अच्छा था। उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ नहीं है वो, एक वो बार डायग्राम बने हुए हैं तो उससे इतना आइडिया नहीं होता, बट यहाँ से मतलब इट्स वेरी स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू एक्चुअली। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है नहीं ना, चक्कर नहीं बट यहाँ से भी आप ये कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके पास। तो ये कोई भी कहीं से भी आप कंप्यूटर और उसको बनवाएंगे तो उसमें सारा पोजीशन आपको एग्जैक्टली लिखा होगा, तो उससे थोड़ा सा बेटर समझ में आता है। बट एक रफ आइडिया के लिए आपका वो जगन्नाथ सॉफ्टवेयर ठीक है। तो इसमें जो प्लैनेट की जो इष्टफल और कष्टफल देखिए, सन वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग था जैसा आपने देखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं सन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, की मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 है और इसका 10.5 है। और यहाँ पर सन का इष्टफल और कष्टफल देखिए, सन का इष्टफल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कष्टफल। तो इस कंफर्म दिस आल्सो। और आपने देखा था कि जो हम इष्टफल और कष्टफल निकाल रहे थे, वी वर कैलकुलेटिंग ओनली विद द 2 बल। कितने सारे बल थे, उसमें से 2 बल से हमने वो निकाला था इष्टफल और कष्टफल। बट इवन देन इट्स मैचिंग विद दिस षटबल, एक्चुअल षटबल आल्सो। मगर साहब मैं ये बात कहूंगा कि लक्ष्मी किरण दिखा रहे थे, अकेले सन की 30 थी और वीनस की 20 थी, तो 60 में से 50 ये दोनों ले रहे थे। और यहाँ पे जुपिटर का ज्यादा इष्टफल आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बताता हूँ आपको। तो इनका सन 9th हाउस में बैठा है उच्च का ऊपर, इसीलिए होगा ऐसा। 1 मिनट, सॉरी। ये रश्मि किरण देखिए आप, सन की रश्मि किरण सबसे ज्यादा है। 52 लेगा ये अपने आप में। हाँ, दो प्लैनेट्स। हाँ, एंड सन की रश्मि किरण, सन हैज द मैक्सिमम पावर हियर, 96% है। मगर ये है कि सन और वीनस के अलावा बाकी तो सब कमजोर है, मतलब बट मरकरी 57 है, जुपिटर 61 है, कमजोर कहाँ है? नहीं 1.89 लक्ष्मी किरण की संख्या 1.8 इज एज पर द जो उनकी मैक्सिमम होता है उसके पावर ये है यहाँ पर। अच्छा, सबका बराबर नहीं होता एक्चुअली में। तो रश्मि किरण निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें से ये लिखा हुआ है सन की जो होनी चाहिए उसका 96% है, मैक्सिमम का 96%। हम लोग रश्मि किरण देखते हैं या प्लैनेट पावर देखते हैं? वो एक ही बात है, प्लैनेट पावर से। बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव टू सी दिस वन टोटल, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो उतना ही वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ के हिसाब से ही आएगा। सन हमने कहा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम में उसकी रश्मि भी है। सर जुपिटर को देख के लग रहा है कि डिग्री देख के जो वो तो बहुत मतलब वीक है, बट इधर तो बहुत अच्छा है। मतलब जुपिटर को देख के डिग्री देख के लग रहा है वो वीक है, बट रश्मि किरण में तो पावरफुल है। पावरफुल नहीं है, यहाँ देखिए ना, ये आपने अभी देखा। नहीं, इनका कहने का मतलब है कि जब रश्मि किरण देख रहे हैं तो 1.89 है और परसेंटेज 61 दिखा रहा है। 61% दिखा रहा है। और यहाँ देखिए जुपिटर का थर्ड है स्ट्रेंथ, ये तीसरे नंबर पर जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना। ओके ओके, अच्छा हाँ। और रेट्रोग्रेड की उसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। मिल गया। बट मैंने ये नहीं कहा कि अगर डिग्री कम होगी तो नेसेसरीली उसका षटबल भी कम होगा, ये जरूरी नहीं है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि कम होगा, बट क्योंकि और भी हम बहुत सारे बल निकालते हैं तो फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी स्ट्रॉन्ग आल्सो। तो ये एक मतलब उस हिसाब से तो जो मकरी हमें वीक लग रहा था तो वो उतना वीक नहीं है, 57% मिल जा रहा है। हाँ, बट यहाँ देखिए ना मरकरी का षटबल, ये तो रेट्रोग्रेड भी नहीं हो रहा, फिर भी हो जा रहा है। मरकरी का षटबल कितना है यहाँ पर? 5 नंबर पर है, क्योंकि 7 की रिक्वायरमेंट है और 7.3 है, तो ठीक है, मतलब मरकरी इज ओके। भाई रश्मि किरण की संख्या बड़ी कंफ्यूजिंग है। जुपिटर 1.89 आउट ऑफ 6। तीनों को कंपेयर करके थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप for the time being you consider the total Rashmi Kiran. I told you that is basically the index, life index of the native. Okay. Because you are getting confused because you don't know the method of calculation of Rashmi Kiran. उसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, और थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना है तो इसको आप देख लीजिए कि कितने स्ट्रॉन्ग है। दिस विल गिव यू द प्लैनेट पावर एक्चुअली। इसमें आप देख रहे हैं सैटर्न सिर्फ 17 है, बहुत इसके हिसाब से मार्स और सैटर्न कमजोर है, वीक हो गया। और वो दिखा भी रहा है, उसका जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है सबसे कम ही दिखा रहा है षटबल में भी जो है। और अभी आपने देखा कि उसके ईस्टफल और कष्टफल ही ज्यादा है शनि के, ईस्टफल कम है उसके। सर सैटर्न नीच का भी हो गया ना? है जी, सैटर्न नीच का भी हो गया ना, पर नीच भंग भी हो रहा है। हाँ, वी विल कम टू दैट एक्चुअली। तो मैं what we are considering कि how do we analyze the horoscope, एक एक पॉइंट को करके जो है कि पहले हम इन चीजों को देख के we have some rough idea, some assessment की about the horoscope, कि बिना, जैसे मैंने कहा था कि कभी डाउट होता है कि कौन सा प्लैनेट हमें कैसे रिजल्ट देगा, अच्छे देगा खराब देगा, हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो हम ईस्टफल और कष्टफल देख लें कम से कम उसका, तो वी हैव ए वेरी गुड आइडिया कि कैसे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर हमें प्लैनेट के ट्रांजिट का आइडिया नहीं हो रहा कि ट्रांजिट के रिजल्ट हमें कैसे मिलने हैं, तो एटलीस्ट सी द अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग ऑफ ईच प्लैनेट, यू हैव ए वेरी गुड आइडिया फ्रॉम दैट आल्सो। और षटबल निकाल के तो आपको एक्चुअल पता लग जाता है। एंड डोंट ये देखो कि कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल में कितना है। ये जरूरी नहीं है कि जो 1 2 3 पोजीशन लिखी है, 1 लिखा है तो स्ट्रॉन्ग ही होगा आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट। वो हो सकता है कि इन रैंकिंग में नंबर 1 हो ये, बट इट मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग, इट मे बी वीक आल्सो। तो 1 doesn't indicate कि planet is always strong, या 7 doesn't indicate the planet is weak.
You have to compare with the minimum requirement and the actual bulk कितना है, जब आपको असली आइडिया लगेगा, ना कि 1 2 3 पोजीशन देख के कि आपने किसी भी हॉरोस्कोप में देखा कि सन 1 है तो सन इज वेरी स्ट्रांग. नो, इट मे नॉट बी करेक्ट एक्चुअली. हो सकता है कि सारे प्लैनेट ही वीक हों उसके. तो हमेशा ये देखिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और उसका एक्चुअल में कितनी स्ट्रेंथ है, उससे हमें बेटर आइडिया लगता है. Anyway, इसमें सैटर्न में 0.8 है ओनली, लेस देन 1. व्हाट डज इट मीन? कौन सा? क्योंकि देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 है. हाँ. और है 4.2. तो हमने रेशियो निकाला 4.2 डिवाइडेड बाय 5. इसका इट इज वेरी 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 वीक. हाँ, इट्स वीक. इट्स लेस देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट. मतलब सैटर्न विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट्स एक्चुअली. जैसे हमने यहाँ देखा कि सन का 5 है और 10.5 है, तो 10.5 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2.1 आ गया. रिजल्ट देने के लिए 1 से ऊपर ही होना चाहिए एटलीस्ट. हाँ, हर प्लैनेट जो है जब 1 से ऊपर होगा, ये वाला जो रेशियो है, तब हम कहेंगे कि वो प्लैनेट ठीक है. ओके. और जितना 1 से ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रांग हुआ. और क्योंकि सन यहाँ पर 2.1 है, इसलिए सन नहीं, तो फिर तो हम लोग को सारा कंपैरिजन मिनिमम के साथ करना चाहिए, जो मिनिमम यहाँ लिखा हुआ है नीचे, उसके कंपैरेटिवली. वही है. मैंने कहा कि मान लीजिए कि किसी भी हॉरोस्कोप में सारे प्लैनेट ही वीक हैं, तो ये तो कंपैरेटिव रैंकिंग है 1 2 3. तो जरूरी नहीं है कि 1 लिखा हुआ है तो वो स्ट्रांग ही हो गया, तो वीक भी हो सकता है. क्योंकि इसमें सन ही सिर्फ ठीक लग रहा है, बाकी तो सब. हाँ जी, बाकी तो सब कम ही लग रहे हैं. मार्स भी कम है. सारे 1 से ऊपर हैं, सिर्फ शनि है जो 0.8 है. ऑल आर मोर देन 1. जस्ट मोर देन 1. या तो मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ही है. तो एनीवे, अब नाउ वी कम टू दिस. अब इसका अगर हम ये लग्न चार्ट देखें तो व्हाट डू वी से अबाउट द लग्न चार्ट? सर, इसमें सन उच्च का है और सैटर्न वही नीच का है. हाँ जी. पहला और सातवां घर जो है 9वें घर में आ गए लॉर्ड. पहला और 7वें घर का लॉर्ड 9th हाउस. वंडरफुल. एंड आई टेल यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस हॉरोस्कोप कि लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में और इस केंद्र का लॉर्ड भी 9th हाउस में. और जैसा मैंने कहा था कि जब केंद्र और त्रिकोण का आपस में एसोसिएशन हो जाता है तो दे फॉर्म ए वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली. तो यहाँ पर आप देखा कि लग्न तो केंद्र से बहुत ज्यादा है. इस केंद्र एज वेल एज त्रिकोण अपने आप में योग कारक पोजीशन है. उसका लॉर्ड 9th हाउस में जाना, इट मीन्स समथिंग एक्चुअली. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल राजयोग कि अगर लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड है. और आपने ये नहीं देखा, वो उच्च का भी है, एक्सॉल्टेड है. हाउ पावरफुल इट इज. और वही यहाँ भी ये रिलेट कर रहा है इससे कि वेरी वेरी पावरफुल. यहाँ भी आप देख रहे हैं तो ये सारी चीजें को रिलेट हो रही हैं. मतलब ऐसे नहीं कि सब अलग अलग भाग रहे हैं. वीनस भी उच्च का है. अभी एक एक करके आते हैं. तो इसमें जो सन है वो सारी चीजें रिलेट हो रही हैं. लग्न का लॉर्ड है, 9th हाउस में है, उच्च का है, और क्या चाहिए, इससे बेटर क्या पोजीशन हो सकती है. अनिल जी, इसमें सैटर्न भी जो है योग बना रहा है, पर सैटर्न बहुत वीक आ गया हमारे शतबल में जाके. सैटर्न क्या बना रहा है? योग तो बना रहा है. विच योग? दोनों 9th में आ गए ना, पहले के और 7वें के लॉर्ड 9th में आ गए. योग बन गया, बट यहाँ सन सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन हो गया, पहली चीज करेक्ट, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड सैटर्न इज नॉट गुड. और सैटर्न यहाँ नीच का भी है. डिग्री वाइज आपने देखा बहुत कम है. लेकिन ये देखिए सैटर्न का नीच भंग हो रहा है, नहीं हो रहा? सैटर्न सन के साथ बैठे सर, एक्सॉल्टेड साइन के साथ. इट इज विद द एक्सॉल्टेड प्लैनेट, तो एक नीच भंग हो जाता है. तो सैटर्न भले ही जो स्ट्रेंथ में कम हो, बट इट्स नॉट ए बैड प्लैनेट या मैलेफिक प्लैनेट. डेफिनेटली. बट तो शत वाला में मैच नहीं कर रहा ना साहब. ये तो बहुत अच्छा प्लैनेट हो गया सैटर्न यहाँ पर. नहीं, अच्छा नहीं है. अच्छा मतलब देखिए, जब सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है किसी भी हॉरोस्कोप में तो बहुत प्रॉब्लम भी आती हैं. सन सैटर्न कॉम्बिनेशन इज नॉट सपोज टू बी ए गुड कॉम्बिनेशन, दो भी मैलिफिक प्लैनेट का. और हम लोगों ने कहा था कि जो 4 प्लैनेट हैं, सन सैटर्न राहु एंड द लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, ये सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं. ओके. और जब भी किसी भी हाउस के साथ
इनमें से 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन से हमको अलग करते हैं। तो जब सन सैटर्न इकट्ठे हो गए तो नेचुरली हाउस के लिए अच्छे नहीं हुए। और सैटर्न का जैसे आपने देखा डिग्री भी कम है, स्ट्रेंथ भी कम है, बट ठीक है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वीक का होता है यहाँ पर वाकई में ही तो, और सन इतना स्ट्रांग नहीं होता तो इट कुड हैव बीन अ बैड पोजीशन, बट इट्स नॉट सो बैड एक्चुअली, क्योंकि ये नीच भंग यहाँ पर शनि का हो जाता है। और क्या देख रहे हैं आप लोग? मार्स अपने साइन में है। हाँ जी, 4th हाउस में मार्स अपने साइन में है, उन साइन में है। सर जुपिटर अपने 8 नंबर जुपिटर अपने घर को देख रहा है। वेरी गुड। जुपिटर जो है अपने साइन को देख रहा है, अपने साइन को देख रहा है, 8th हाउस को। तो 8th हाउस में बैठ के एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा जुपिटर, वो भी है, लॉर्ड भी है 8th हाउस का। शनि भी अपने घर को देख रहा है। वेरी गुड। शनि भी अपने घर को देख रहा है 6th हाउस को। तो 2 राजयोग ये बन गए कि शनि अपने घर को देख रहा है और जुपिटर अपने घर को देख रहा है। और सर मैं जरा लेट हुआ, शामिल बताएंगे ग्रह स्थिति? हाँ, 5 नंबर है लग्न जो है। हाँ जी। मून का प्लेसमेंट है वहां पर। अच्छा। 2nd हाउस में जुपिटर केतु है। 4th हाउस में मार्स है। 8th हाउस में वीनस एंड राहु है। 9th हाउस में सन एंड सैटर्न है और 10th हाउस में मरकरी है। एक सर यहाँ 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड का 10th हाउस में आना, ये बहुत अच्छा हो गया केंद्र में आना, क्योंकि दोनों का धन भाव से संबंध रखते हैं। वेरी गुड। देखिए जब भी जो 2nd एंड 11th हाउस लॉर्ड दोनों धन भाव से संबंधित हैं, तो जब भी इन दोनों का एसोसिएशन होता है या लॉर्ड भी एक ही हो गया यहाँ पर, तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक्स अ वेरी गुड पोजीशन। फाइनेंशियली दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। और इसीलिए कहा भी कि जब इवन जो एक्सचेंज होता है 2nd एंड 11th हाउस के लॉर्ड का या एसोसिएशन होता है तो बहुत ही पावरफुल धन योग बनता है। तो यहाँ पर उस टाइप का कि दोनों के लॉर्ड एक ही है और दोनों का उसका लॉर्ड केंद्र में आ गया और उसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है? जुपिटर देख भी रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट भी है, धन का कारक है। जुपिटर देख रहा है 9वीं दृष्टि से। हाँ, तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी है उसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे 10th लॉर्ड का और 5th लॉर्ड का भी आमना सामना जैसे दृष्टि संयोग है, तो ये भी एक योग बन गया सर, 5th लॉर्ड का और 10th लॉर्ड का। 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हो गया एक तरह से। हाँ जी। तो अगेन जैसे नरेश जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ एक तीसरा जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे शायद, कि यहाँ भी जो हम कहेंगे कि 5th और 9th हाउस का जो 5th एंड 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा तीसरा राजयोग बन रहा है यहाँ पर। वेरी गुड। ये नरेश जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इससे क्या राजयोग बनता है 5th और 10th? नेचुरली केंद्र और त्रिकोण का जब एसोसिएशन होगा तो उसका राजयोग तो बनता ही है। तो इट्स रियली गुड पॉइंट नरेश जी ने बताया जो है। सर फिर एक चीज और, यहाँ पे जैसे जो मार्स है, मंगल है 4थे घर में, यहाँ बुध से संबंध बना रहा है। एक तो भाग्य का स्वामी होकर 10th हाउस से भी संबंध बना रहा है सर, ये भी एक अच्छी बात हो गई। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस से संबंध बना रहा है। वेरी गुड। ये है पॉइंट, इस तरह से एग्जामिन करना है। देखिए हॉरोस्कोप को कि जो हम बात कर रहे थे कि जब भी 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में इट्स नॉट एग्जैक्टली धर्म कर्माधिपति योग, बट संबंध तो है कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में संबंध हो रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है। और फिर 4th हाउस में सर जो मंगल है वो रोचक योग भी बना रहा है सर। हाँ, वो किसी ने नहीं बताया अभी तक। मंगल पहली चीज तो योग कारक है, नोबडी हैज सेड एक्चुअली। और दूसरा पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। यस, पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। तो
मंगल बिकम्स स्ट्रॉन्ग। इसमें भले ही जो आप देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ षटबल में कम है, बट बिकॉज ऑफ दीज योगाज इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और देखिए जो ये जैसे आप देख रहे हैं षटबल में या थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम नजर आ रही है मंगल की जो है, नहीं कम नहीं है, ज्यादा ही है मंगल, सॉरी मार्स की 5 की जगह 4.9 है, तो इट लुक्स स्लाइटली लेसर इन स्ट्रेंथ। बट ये योगा वगैरह काउंट नहीं होते जब हम ये स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो योगा की वजह से उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो इसलिए रिजल्ट देने में वो बहुत अच्छा हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, क्योंकि ये योग वगैरह तो उसमें काउंट होते ही नहीं है, इसमें षटबल हम निकालेंगे तो। और सर योगा ईस्ट बल और कस्ट बल में भी काउंट नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो अगर कोई योग बन रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि जैसे हम फंक्शनल बेनिफिक देखते हैं, और मान लीजिए आपने देखा कि फंक्शनल बेनिफिक है कोई प्लैनेट और उसके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का बहुत ज्यादा एसोसिएशन हो गया, तो फंक्शनल बेनिफिक कहाँ रहेगा, मेलेफिक हो जाएगा। हम कहते हैं कि लग्न का लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, बट लग्न के लॉर्ड के ऊपर आप सारे मेलेफिक का एसोसिएशन कर दीजिए, फिर देखिए कैसे बेनिफिक होगा वो। ऐसा नहीं कि लग्न के लॉर्ड भी लोगों के बहुत खराब होते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत खराब मिलते हैं, कि अगर उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, उनका अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है, तो बेनिफिक थोड़ी रहेगा फिर वो। हमने कहा कि फंक्शनल बेनिफिक है और आपने देखा डिग्री वाइज वो कंबस्ट हो गया, सन के बहुत पास आ गया, तो बेनिफिक कैसे रहेगा वो। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है, ये नहीं कि हमने वो फॉर्मूला लगाया कि इस हाउस का लॉर्ड है तो ये बेनिफिक हो गया, इस हाउस का लॉर्ड है तो मेलेफिक हो गया। तो हमें उसकी हॉरोस्कोप में पोजीशन भी देखनी है। आफ्टर ऑल मतलब हमें पूरा अपना प्रूडेंस का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सर कोई प्लैनेट अगर अपने नीच राशि को देखता है उसका भी फर्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख रहा है उस हाउस को बस, दैट्स ऑल। तो इतने सारे इसमें राजयोग बन गए जो हम लोग, अब नरेश जी ने 2-3 और बता दिए हैं, तो रियली मतलब इस तरह से ही देखना है हमें कि सब जगह पूरा केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड। अब हम उसको भी देख लेते हैं, अष्टक वर्ग का, उसको देखा नहीं। एक क्वेश्चन और, ये राजयोग का अष्टक वर्ग के नंबरों पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? नहीं नहीं, देखिए जितने भी जो योग होते हैं हॉरोस्कोप में वो कहीं काउंट नहीं होते बल निकालने में जो है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो योग होते हैं दे सुपरसीड एवरीथिंग। अगर किसी का एक पंच महापुरुष योग बन गया तो पंच महापुरुष बन ही गया, तो प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रांग, और हो सकता है कि वो षटबल में वीक प्लैनेट हो। इतना देखने के बाद में यहीं पे बोल सकते हैं कि दिस इज अ गुड हॉरोस्कोप। हाँ, इस लुक्स लाइक ए वेरी गुड हॉरोस्कोप, बट हम अष्टक वर्ग का भी देख लेते हैं एक बार, और आइडिया लग जाएगा। ये है अबाउट अष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग का देखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं अभी। क्या पोजीशन है? 11th में 33 आ गए, गेन्स में 33, 6 में भी 37 आ गए, दैट्स गुड। क्या इंडिकेट करता है? अच्छा ही देख रहा है सब। 12 में भी कम है, 8 में भी कम है, 6 में ज्यादा है, पर सब 5th और 9th बहुत पुअर हो गए। 6th में 37 है, 159 तीनों गड़बड़ आ गए इसमें तो। सबसे इम्पोर्टेंट 6 में तो अच्छे होते हैं, 6 में तो अच्छे होंगे, 37 159 गड़बड़ आ गए। देखिए उपाचे स्थान में जितने ज्यादा पॉइंट अच्छे होंगे उतना ही अच्छा है। उपाचे स्थान में मतलब 3, 6, 10, 11 तो अच्छी आ रहे हैं। 6th, 10th एंड 11th हाउसेस, और जब उपाचे स्थान में ज्यादा पॉइंट होते हैं तो यू गेट द पोजीशन बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी, योर ओन स्किल। किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन एक्चुअली। सर लक्ष्मी स्थान खराब हो गए तीनों, 1, 5, 9। हाँ, अभी आते हैं। तो ये 3 जो हैं उपाचे स्थान अच्छे हैं, और 6th हाउस, ये सब उपाचे स्थान यही बताते हैं कि आप मेहनत करते हो बहुत, और मेहनत में सक्सेस भी मिलेगी। वो 6th हाउस इतना स्ट्रांग है
कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम बट यू विल गेट सक्सेस इन द प्रोफेशन। जो भी आप काम करोगे उसमें आपके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यही मतलब हुआ इसका। भाग्य हो गया प्रोफेशन में और 9th हाउस से 10th हाउस हो गया कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको पूरी सफलता मिलती है। और ये है बेसिक पर्पज ऑफ द लाइफ जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि 32 points, 32, 33, they are supposed to be good point in the 11th house कि मतलब you have lived a purposeful life, ये मतलब हुआ इसका। बट ये 28 points बहुत ज्यादा है यहाँ पर। This shows extravagance, unproductive expenditure। सर ये 9th और 10th 11th में कितने पॉइंट्स हैं जरा बताएंगे सर? 9th में, 10th में, 11th में? हाँ, 9th में 24 हैं, हाँ जी, 10th में 26 हैं और 11th में 33 हैं। तो सर जैसे एक ये सूत्र है कि ये राइजिंग आर्क बोलते हैं सर यहाँ पे। हाँ जी, जैसे 9th से ज्यादा 10th में होना चाहिए, 10th से राइजिंग आर्क। हाँ तो वही है, 9th से 10th में, जैसे 9th से ज्यादा और 10th से ज्यादा 11th में है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा माना जाता है। राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर 11th से ज्यादा 12th में हो जाएंगे तो फिर वो खर्चा ज्यादा होएगा, इनकम कम होएगी। यही तो है ना, आपने धर्म कर्म किया और उसका क्या फल मिला। 11th हाउस तो फल हो गया। हाँ जी। बैलेंस शीट आपकी कैसी रही इस लाइफ की? तो बैलेंस शीट इज गुड, इट शोज लॉट ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली। अच्छा साहब, इसमें एक पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि ये फर्स्ट हाउस बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मून है इसमें और इसका लॉर्ड सन है, तो एक्चुअली असेंडेंट राशि और मून राशि एक ही में है, तब भी इसका कोर फर्स्ट हाउस का बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। 28 is good, 28 is quite good actually। ये काफी विशेष लगता है मुझे फर्स्ट हाउस मून और सन होना। देखिए हमने जो फर्स्ट हाउस में कहा कि हमें बहुत मतलब अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, पहलवान नहीं बनाना है। हमें कोई बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है कोई नॉर्मल आदमी के लिए। तो 28 इज क्वाइट गुड एक्चुअली, इट शोज गुड हेल्थ, गुड पर्सनालिटी, गुड कैपेबिलिटी, गुड पोटेंशियल। तो 28 इज नॉट बैड इन द फर्स्ट हाउस, इज क्वाइट गुड एक्चुअली। अगर इसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप तो फिर वो बन जाएंगे, बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, आप अपनी हेल्थ को बनाने में लगे रहेंगे। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, इट्स 28 इज रियली गुड एक्चुअली। अनिल जी, हमारे कंट्री भारत के 44 पॉइंट है फर्स्ट में, इसका मतलब क्या होगा? किसके? आवर कंट्री इंडिया। हाँ, उसका हॉरोस्कोप बना देख रहे थे हम, उसमें 44 पॉइंट है पहले घर में। देखिए इंडिया का जो हॉरोस्कोप है हम इस तरह से नहीं देखेंगे। ओके। उसके मेथड अलग है देखने का जो है। बट इंडिविजुअल आप मुझे बताइए, किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर बहुत ज्यादा पॉइंट हो फर्स्ट हाउस में, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हमें रिक्वायर्ड तो यहाँ पर है 9th 10th 11th में। आप किसी का भी देख लिया, आई कैन शो यू अदर हॉरोस्कोप्स आल्सो, कोई बहुत सारे हैं मेरे पास। मोदी जी का देखिए, चलो छोड़ो। मोदी जी का कल गलत हो गया था। कितने हैं? 28 है। तो ठीक है, ऐसे ही होते हैं, मतलब 28 इज सपोज्ड टू बी अ गुड फिगर एक्चुअली। और 9, 10, 11 में अच्छा आ गया इनका भी, 24, 26, 37 और क्या? नहीं 24 है 9th में। 337 को 12 भागों में भाग करते हैं तो 28 ही आता है, एवरेज 28 तो होना ही चाहिए। 28 इज गुड स्कोर। इनका भी वैसे 24, 26, 33 है, तो इनका भी वो राइजिंग आर्क बनेगा जो तो मतलब ये जो सुधीर जी कह रहे हैं कि 28 इज ए गुड फिगर एक्चुअली, इट्स नॉट अ बैड फिगर। फर्स्ट हाउस में जो हम लोग कल पहली बार डिस्कस भी किया था कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाज अबाउट 25। और देखिए और क्या लग रहा है, 12th हाउस में बहुत ज्यादा पॉइंट है। 12th हाउस में
30 बहुत ज्यादा। दूसरा आ गया नहीं, वही है, राइट, ठीक है। 12th हाउस में 28 पॉइंट्स है विच आर नॉट रिक्वायर्ड। हमने कल देखा था कि वी नीड ओनली 18 पॉइंट्स इन द 12th हाउस। कम होना चाहिए, जितने कम हो उतना ही अच्छा है, अदरवाइज दिस लॉस ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी, एक्स्ट्रावेगेंस, लॉस ऑफ मनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है। और 8th हाउस ठीक है, इट्स ओके, 20 पॉइंट जो है सो ठीक है। बट यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है? 33 7th हाउस में 33 यहाँ भी कम होने चाहिए सर। 19 पॉइंट देखे थे, यहाँ भी कम होने ये चाहिए। ज्यादा है, नहीं, यहाँ पर ज्यादा है बहुत। असेंडेंट से ज्यादा है। नॉट गुड। नहीं, नॉट गुड इन व्हाट सेंस? स्पाउस इज स्ट्रॉन्गर। 7th हाउस में 19 पॉइंट देखे थे, ये होना चाहिए। देखिए, दिस इज द हाउस ऑफ सेंसुअल प्लेजर, भोग स्थान है ये। तो मतलब आप ज्यादा भोगी हैं, एक्सेस ऑफ सेंसुअल प्लेजर। यही इंडिकेट करता है 7th हाउस में 33 पॉइंट होना। नहीं तो जैसा भी इसका मतलब असेंडेंट से कम ही होने चाहिए यहाँ पर पॉइंट्स। नेचुरली हमने अभी तो देखा था उस दिन, 7th हाउस में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब नहीं चाहते भोगों में लिप्त हो आप, 17 पॉइंट चाहिए उसमें मिनिमम। असेंडेंट में तो आपको चाहिए, असेंडेंट तो आपकी हेल्थ है, बट भोगों में लिप्त नहीं होना, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर वहाँ कोई प्लैनेट तो प्लेस नहीं है जैसे देख रहे हैं तो। हाँ जी, 7th हाउस में कोई प्लैनेट तो नहीं है, फिर 33 पॉइंट्स। सारे तो लॉर्ड है उसके, जो केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बनाया हुआ एसोसिएशन, इसका लॉर्ड यहाँ गया हुआ है, नीच भंग हो रहा है, 9th हाउस में प्लेस्ड है। ओके, तो इट्स नॉट वीक। योग कारक प्लैनेट उसको देख रहा है। मंगल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस उसको देख रहा है, केंद्र को। तो 7th हाउस इज नॉट वीक। एक बार लोगों को थोड़ा सा जैसे इच्छा होती है कि मतलब थोड़ा सा मौज मस्ती करने की, उस टाइप का हो गया मतलब। बट 5th और 9th हाउस इज रियली थोड़े कम पॉइंट्स हैं ये। एक में 22 है, 5th 23 है और इसमें 24 है। ये पॉइंट्स हमें थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, बट 5th हाउस में कम पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका? Lack of creativity. प्रोजनी से प्रॉब्लम। Lack of productivity and creativity. क्रिएटिविटी नहीं ज्यादा। इट्स फॉर चिल्ड्रंस 5th हाउस। मतलब आप कह सकते हो कि प्रोजनी के सुख से सुख में कमी है, ऐसा कह सकते हो बस। क्योंकि 5th हाउस में ज्यादा पॉइंट होना अच्छा माना गया, बट यहाँ पर कम है। और ऐसे ही 9th हाउस में भी कम है। तो नेचुरली भाग्य ठीक है, मतलब नॉर्मल। बट ऐसा नहीं है कि बहुत हम कहें कि बहुत लकी होते हैं कुछ लोग कि बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, वैसे नहीं मिलेगा। मतलब इसमें इनको मेहनत करनी पड़ेगी तब। बिल्कुल, और मेहनत का तो इंडिकेशन है ही ऑलरेडी। 3, 6, 10, 11 में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। 3, 6, 10, 11 में बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। वो तो देखिए 11 और 12 में डिफरेंस अब सिर्फ 5 का है। और कहने को यह है कि 11 में 60 आते हैं, कभी कभी आप बताते भी हैं। क्या आते हैं? तो 60 पॉइंट तक हो जाते हैं। 60 11वां नंबर 54 बोला था सर। हाँ 54 आपने बोला था जी। तो पॉइंट ये है कि ये 5 का गैप होना, मुझे लगता है यह है कि थोड़ा सा मामला बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बिकॉज गैप कम है। ये 12th हाउस लॉसेस का हाउस है। इट शोज द लॉसेस इन द लाइफ, लॉसेस इन द लाइफ। और ये ध्यान रखिए, दिस इज 7th फ्रॉम द 6th आल्सो, दिस इज 6th फ्रॉम द 7th, इट इज 6th फ्रॉम द 7th। वहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इट्स बैड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। ओके, ठीक है। तो सुधीर जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉइंट हमें नहीं चाहिए 12th हाउस में।
हाँ मुझे लगता है कम से कम 10 का गैप होना चाहिए, मगर जिसके दोनों में बराबर हो 34-34 फिर क्या कहा जाएगा? वो तो जिंदगी में सब बर्बादी करके जाएगा। सब कुछ पैसा अपना घर सब छोड़ के जाएगा यहाँ पर, पूरा बर्बाद करके खत्म करके, मतलब जो है। अच्छा एनीवे, अब जो दशा चल रही है, और कुछ रह गया कोई पॉइंट देखने का यहाँ पर? और कोई जो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, षटबल देख लिया, अष्टक वर्ग देख लिया, रश्मि किरण देख ली, ईस्ट कष्टफल देख लिया, प्लैनेट की डिग्री देख ली, रेट्रोगेशन देख लिया। ये जो आप जीके और मांडी पढ़ा रहे थे वो भी देख लेते हैं। मांडी कहाँ पर है? सब प्लैनेट्स, लेट अस सी। इसमें कहाँ पर हैं सब प्लैनेट्स? एक मिनट। कहीं दिख रहा है सब प्लैनेट का? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन। ये है उपग्रह, सब प्लैनेट्स। यहाँ देख रहे हैं ना आप उपग्रह। तो अब गुलिका देखिए कहाँ पर है? GL लिखा हुआ है गुलिका, स्कॉर्पियो साइन में है, स्कॉर्पियो साइन में है, लग्न में है, लगन में। तो लग्न को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि गुलिका एंड केतु जो है दोनों लग्न में है। अनिल जी ट्रांजिट का भी एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, नहीं वही मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये तो कोई और हॉरोस्कोप आ गया यार, ये सॉरी, एक मिनट, किसी और का आ गया है, गलत देख लिया हम लोगों ने, एक मिनट। हम लोग गलत देख लिया, अब एक मिनट बता दो। दिस वाज द हॉरोस्कोप, हम लोग गलत देख लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि वो मांडी वो कहाँ पर है, लेट अस सी। ये है उपग्रह। तो गुलिका यहाँ पर है वर्गो साइन में 23 डिग्री 6 मिनट, वर्गो साइन में है, यहाँ पर है गुलिका। इस साइड यहाँ भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, नेचुरली इट्स अफ्लिक्टिंग जुपिटर एंड द सेकंड हाउस, तो इट बिकम्स नेगेटिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सारे जो जितने भी प्लैनेट हैं उनकी हमने डिग्री विग्री सब लिखी हुई है यहाँ पर, जितने भी जो सब प्लैनेट्स हैं। और यहाँ देखिए मांडी को अलग से नहीं कैलकुलेट किया इस सॉफ्टवेयर में, जबकि ज्यादातर जो है मांडी को अलग से कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पर कुछ लोग हम गुलिका और मांडी को एक ही मान लेते हैं, तो इसलिए मांडी को अलग से कैलकुलेट नहीं कर रखा है यहाँ पर। अच्छा अभी एनीवे राजेश जी पूछ रहे हैं कि पहले आप दशा के रिजल्ट देखिए फिर ट्रांजिट के देखेंगे। दशा के रिजल्ट देखिए क्या मिलेंगे। दशा कौन सी चल रही है? सर राहु की। राहु में सैटर्न। राहु में शनि की दशा चल रही है, वो कैसी रहेगी राहु में शनि की दशा? बोथ आर भाग्य स्थान में बैठा है शनि, अच्छा नहीं होगा, खराब तो नहीं होगा सर।
एक्सीडेंट प्रोन होगा। बताइए, हम लोगों ने इतना डिस्कस किया था कि अबाउट दशा, कि कौन सी दशा ठीक होती है, कौन सी दशा खराब होती है। तो सर ये सर दोनों मैलिफिक हो गई सर, दोनों मैलिफिक हो गई। पहली चीज दोनों मैलिफिक हैं, दो कभी मैलिफिक की दशा ठीक नहीं होती, पहली चीज। राहु में सेक्शन, यस। और सेकंड क्या है कि इन दोनों की पोजीशन देखिए क्या है, 212 हो गया, 212 पोजीशन है। और 212 और 6-8 की दशा कभी ठीक नहीं होती, ठीक नहीं है। और वैसे भी दोनों मैलिफिक हैं। और राहु सैटर्न का या सैटर्न राहु का आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखिए, इट्स रियली सपोज टू बी द वर्स्ट पीरियड ऑफ द लाइफ, 3 साल का। तो इसको अच्छा नहीं माना गया इस पीरियड को जो है। अनिल जी, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, राहु के सैटर्न, जिसकी दशा हम देखें जो असर करेगा, अफेक्ट करेगा? मैं उसकी अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। बट मैंने कहा कि जब भी दो मैलिफिक प्लैनेट की दशा होती है, उसमें हम स्ट्रॉन्ग वीक देखने की बात ही नहीं है। दशा इज नेवर फेवरेबल एक्चुअली। और दूसरा, आपस में जो इनकी पोजीशन है वो 212 है, और 212 जब आपस में जो मेन एंड सब पीरियड लॉर्ड की दशा होती है तो वो भी अच्छी नहीं होती। अब आप कह रहे हो कि राहु किसके रिजल्ट देगा, दैट इज योर पॉइंट एक्चुअली, कि राहु हमें यहाँ किसके रिजल्ट देगा। अब बताइए किसके? वीनस के। बिल्कुल, क्योंकि पहली चीज तो वीनस के साथ बैठा हुआ है, वीनस एक्सॉल्टेड है, और जुपिटर उसको देख भी रहा है, जुपिटर वीनस को देख भी रहा है, तो वीनस के रिजल्ट देगा आपको राहु। अच्छे होंगे ना? अभी राहु शनि की बात हम कर रहे हैं कि राहु शनि में रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। राहु एंड सैटर्न, अभी जो बात हो रही है वो राहु शनि की बात हो रही है। नॉर्मल केस में तो ठीक है, बट यहाँ जो दोनों मैलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है, दोनों आपस में 212 पोजीशन है, इसलिए उनके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे इस दशा के रिजल्ट। दैट इज अप टू दिसंबर 20। इस वीनस का कोई एडवांटेज नहीं मिला, उसका फर्क ही नहीं है ना। दोनों मैलिफिक, जब वीनस का टाइम आएगा तब दोनों मैलिफिक हैं तो खराब हो गए वो, कोई भी तो हो। इनका राहु और राहु पीरियड खराब होगा। नहीं, जब शनि का वो खत्म, दशा खत्म हो जाएगी, तब वीनस का फायदा होगा। की दशा खत्म होगी, फिर मरकरी का पीरियड शुरू होगा। मरकरी इज वेरी वेल प्लेस्ड। उस समय वीनस अभी जो नरेश जी ने कहा था कि मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 11th हाउस and it is placed in the 10th house. It's a wonderful position from finance point of view. तो naturally फाइनेंस एंगल से बहुत अच्छा दशा शुरू हो जाएगी दिसंबर के बाद। इनका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, ये थोड़ा सा तो नेगेटिव है। 8th हाउस का लॉर्ड नहीं, 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ये तो थोड़ा सा नेगेटिव है। देखिए, वो तो ठीक है कि जब 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होता है तो लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, बट ये 11th हाउस 8th हाउस जो है वो 10th हाउस से 11th स्थान है, गेन इन द प्रोफेशन। और उस दिन भी मैंने कहा था कि जब तक 10th और 8th का आपस में संबंध नहीं होगा, यू कैन नॉट गेन ए हाई स्टेटस इन द प्रोफेशन। बट हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जब 8th में चला जाता है तो साथ में प्रॉब्लम भी आती है, बट गेन भी वही है। अगर आपको हाई पोजीशन लेनी है तो नेचुरली कुछ प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ेगा आपको, बट अनलेस एंड अंटिल 8th हाउस हैज एन एसोसिएशन विद द 10th हाउस, यू कैन नॉट गेट ए गुड स्टेटस इन प्रोफेशन। अच्छा सर, ये जो राहु का नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि हम जो दशा का फल है वो एक तरीके से और भी देखते हैं, ये नक्षत्र कौन सा है राहु का? यहाँ पे मीन राशि में है, शनि के नक्षत्र में है। ये शनि का फल भी देगा राहु। एक तो शनि के जो 2 हाउसेज हैं 7th और 6th, उनका फल भी देगा सर। और चंद्रमा, एक चीज और भी देखते हैं सर हम, चंद्रमा किस नक्षत्र में यहाँ पे? चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में हुआ तो यहाँ पे शनि जो है सर 8वां, मतलब तारा बल हम देखते हैं, तारा बल भी देखते हैं सर। अगर तारा बल नेगेटिव, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुहूर्त के लिए ज्यादा देखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर तारा बल में 3री 5वीं 7वीं नक्षत्र आए ना तो सर, तो अगर दैट इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ मुहूर्त। इसमें प्रेडिक्शन में हम इतना उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुहूर्त के लिए करते हैं। वो तो करते हैं सर, मुहूर्त के लिए भी करते हैं, लेकिन जैसे अगर मान लो कि जो दशा होती है ना सर,
मैंने पढ़ा है, तीसरी, पांचवी और सातवीं दशाएं जो होती हैं वो अपने आप में अच्छा फल देती है तो बुरा फल भी देती है सर। राइट ऐसे ही तीसरे, पांचवें, सातवें नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो हमें परेशान भी करेगा। जैसे मान लो जो बड़े बड़े नेता थे, राजेश पायलट वगैरह या राजीव गांधी वगैरह, उनके जो ग्रह राजयोग दे रहे थे, उन्हीं ग्रहों की दशा में उनकी मृत्यु भी हुई। बिल्कुल। एक्चुअली व्हाट नरेश जी सेइंग कि तारा जो हम लोगों ने गिनी थी 9 ताराएं होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, साधक, बद, मित्र और अतिमित्र। तो इसमें से 3, 5, 7 हैं, जन्म, संपत, विपत, विपत मतलब आने वाली प्रॉब्लम, और फिर है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययरी, प्रत्ययरी इज एनिमिटी, तो 5वीं हो गई है, और बद हो गया 7वां। तो 3rd, 5th एंड 7th जो ताराएं होती हैं अपने जन्म नक्षत्र से, अगर वो नक्षत्र हम काउंट करें तो वो ताराएं खराब होती हैं। बट ताराओं का जो नॉर्मली हम लोग मुहूर्त में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राहु जो बैठा है सर, राहु जो है 5वीं दशा हुई है, जो 5वां नक्षत्र हुआ, केतु से गिनेंगे ना सर। हाँ नहीं, बट वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज दो मेलेफिक प्लैनेट हैं, आपस में 212 उनकी पोजीशन है, तो दशा ऐसे केस में अच्छी नहीं होती है। हाँ जी सर। अच्छा, तीसरा आप ट्रांजिट के रिजल्ट आप देखिए कि इस समय शनि जो है यहाँ पर है 10th साइन में, और जुपिटर इस समय 9th साइन में चल रहा है, और राहु यहाँ पर आ गया 10th हाउस में 2nd साइन में, और केतु जो है यहाँ पर है। तो इनकी दशा, इनके जो रिजल्ट होंगे ट्रांजिट के कैसे होंगे, तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अष्टक वर्गा, अगर उससे हमें कुछ मदद मिलती है अष्टक वर्गा चार्ट से। ये आपने अष्टक वर्गा चार्ट है, तो एक एक के हम रिजल्ट देखते हैं कि ये शनि के रिजल्ट यहाँ पर कैसे होंगे 10th साइन में। तो हमने शनि के अष्टक वर्गा को देखा, शनि का अष्टक वर्गा ये है यहाँ पर, ये है ना। तो इस हाउस में कितने पॉइंट्स हैं शनि के अष्टक वर्गा में? कितने हैं? 7। 6th हाउस में अभी शनि आया है, ओके ओके, 10th साइन में, एंड 10th साइन में इट हैज 7 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट्स। 7 पॉइंट होना, जैसे उस दिन आप रवि जी कह रहे थे कि 7 पॉइंट तो बहुत ज्यादा है शनि के हॉरोस्कोप में, और वहीं पर चल रहा है इस समय शनि, चल रहा है नहीं। एंड 7 इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ इन द सैटर्न भिन्नाष्टक वर्गा, और 7 पॉइंट वाले साइन में जो है वो शनि का ट्रांजिट हो रहा है। तो हाँ, इस 2.5 साल में कोई दिक्कत शनि की महाराज की तरफ से तो कोई दिक्कत होगी नहीं इनको। वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, दशा की बात हम कर रहे हैं, जो ट्रांजिट के रिजल्ट पे कैसे मिलेंगे उसकी बात हो रही है। तो ट्रांजिट के रिजल्ट शनि के लिए बहुत अच्छे हैं इस समय जो है। जुपिटर का देखिए, जुपिटर भी 10th साइन में आ जाएगा अभी नवंबर में, तो हमें उसी को 10th साइन में माने। जुपिटर का भिन्नाष्टक वर्ग देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऊपर यहाँ पर है। इसमें कितने पॉइंट हैं? 4। तो इट इज नॉर्मल, इट्स नाइदर गुड नॉट बैड, एक्चुअली सो एवरेज दशा है, ये एवरेज ट्रांजिट है जुपिटर का। तो हम कहेंगे जुपिटर का ट्रांजिट एवरेज है, बट सैटर्न ट्रांजिट इज रियली गुड। 7 पॉइंट तो बहुत ज्यादा है शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में, और लकीली जो है इस समय वही ट्रांजिट कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट ट्रांजिट होगा 11 साइन में, वहां भी 5 पॉइंट है, तो दोज पॉइंट्स आर आल्सो क्वाइट गुड। तो ये जो शनि का 5 साल का ट्रांजिट है, इट्स रियली गुड एक्चुअली। अनिल जी, दशा खराब है, ट्रांजिट अच्छा है, तो क्या होगा? दशा खराब खत्म हो रही है ना अब, ये 2/12/20 को दशा खत्म हो रही है ये। तो दशा फेवरेबल आ रही है मरकरी की। जब तक चल रही है उस समय तक, अभी तो खराब चल रही है। हाँ नेचुरली, देखिए ज्यादा खराब नहीं करेगा। देखिए आपको तीनों चीजें काउंट करनी है, खाली दशा नहीं, प्लैनेट, ट्रांजिट एंड दशा, तीनों का इक्वल वेटेज है। ओके। मान लीजिए कि ट्रांजिट अच्छा है, प्लैनेट अच्छे हैं, तो दशा खराब भी होगी तो चल जाएगा काम, कोई खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि नवंबर ऑनवर्ड इनका जो राहु मरकरी का पीरियड शुरू हो जाएगा। जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट है, बहुत पर्टिकुलरली सैटर्न का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल होगा।
और सैटर्न इज द मेन प्लैनेट जो हमें देखना है कि ट्रांजिट में क्या रिजल्ट देने वाला है। और राहु इज गोइंग इन द उपाचे स्थान 10th हाउस व्हिच इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी गुड पोजीशन ऑफ राहु। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स अ वेरी गुड दशा एज वेल एज ट्रांजिट आल्सो। सर इनका जब सैटर्न की अभी 24 जनवरी से पहले जब सैजिटेरियस में थी और तब राहु के साथ सैटर्न की ही दशा शायद चल रही थी, बैड पीरियड वेरी बैड पीरियड। एक नंबर पॉइंट था, आप देखो ना, एक नंबर पॉइंट था जनवरी से पहले। So that was bad time actually. That was not a good time. But अब जो पर्टिकुलरली अब क्योंकि दशा भी खराब चल रही थी, अब दशा भी ठीक हो जाएगी तो ट्रांजिट भी बहुत अच्छा हो जाएगा शनि का, तो नेचुरली रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलेंगे। और राहु टोरस में आके उच्च के स्थान में है। राहु ये जो इसमें आ जाएगा तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन एक्चुअली। केतु भी तो अच्छी पोजीशन आती है उस समय। एक मिनट जरा लाइट एक तीनों ट्रांजिट बहुत अच्छे हो गए और दशा बहुत अच्छी हो गई, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं अनिल जी, अभी तो आपने बोला दशा ठीक नहीं है। मरकरी मैं कह रहा हूँ इस सैटर्न के बाद इसकी बात कर रहा हूँ, नवंबर के बाद की बात कर रहा हूँ। दिसंबर के बाद, दिसंबर में मतलब अभी खराब चल रही होगी का। हाँ अब नहीं, सैटर्न का ट्रांजिट तो हो ही गया, तो जनवरी में ही हो गया। सैटर्न का ट्रांजिट तो जनवरी में ही ठीक हो गया था। मतलब जनवरी के बाद सैटर्न मतलब ये आप कह सकते हैं कि पिछले जो जब तक शनि 9th साइन में था that was not a good period, but जैसे ही शनि ने जनवरी में साइन चेंज किया there is some needed respite, आराम कुछ अच्छा बेटर हुआ थोड़ा सा, और ये पोजीशन अब धीरे धीरे करके नवंबर के बाद जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। I think that is the conclusion. I think everybody agrees with that. Yes. अनिल जी एक चीज और बताइए, हम लोग जिसकी दशा चल रही होती है उसी का ही ट्रांजिट देखते हैं क्या? नहीं सबका एक का कहाँ देखा मैंने, जुपिटर का भी देखा, सैटर्न का भी देखा, राहु का भी देखा। ये मेन तो ट्रांजिट हम इन्हीं स्लो मूविंग प्लैनेट का ही देखते हैं। मार्स का नहीं देखना है ज्यादा? मार्स का भी देख लो, वो दैट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड, इसलिए मैं उसका नहीं देख रहा हूँ। और अष्टक वर्ग में तो आप यू कैन सी द ट्रांजिट ऑफ मून आल्सो फॉर एवरी 2 days। ये है मून का भिन्नाष्टक वर्ग, आप डेली बेसिस पर देख सकते हैं ट्रांजिट मून का कैसा होगा आपके लिए। आज मून कहाँ पर है साहब? ये मून यहाँ पर है 5 नंबर साइन में, आज की डेट में पता नहीं कहाँ है मून। तो आज जुपिटर के साथ है, आज 9 नंबर में है। हाँ जुपिटर के साथ 9 नंबर में है। हाँ तो यहाँ 4 नंबर है वहां पर, तो ठीक है मून का ट्रांजिट। बट यहाँ पर मून में सभी में ठीक पॉइंट्स है, इतने खराब नहीं है। यहाँ जैसे 6 पॉइंट हैं मून के विनाष्टक वर्गा में, जब भी मून जो है 3rd साइन में जाएगा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ 6 साइन में भी 6 पॉइंट हैं, तो वर्गों में जाएगा तभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ 5 पॉइंट हैं, यहाँ भी अच्छे मिलेंगे। तो ये तो यू कैन सी ऑन द डेली बेसिस। मंथली बेसिस देखना है तो आप सन का देखो कि सन के विनाश, ये सन का विनाष्टक वर्ग है, इसमें हर मंथ आप देख सकते हो कि महीना आपके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा। ऐसे मंगल का ट्रांजिट आप देख सकते हो इससे। बट जो मेन हम जो ट्रांजिट जो कंसर्न होते हैं वो बेसिकली जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जिनका कि एक लंबा इफेक्ट होता है, उससे हमारा ज्यादा कंसर्न होता है। तो इसलिए पर्टिकुलरली जो हम ट्रांजिट देखते हैं तो जुपिटर है, सैटर्न है और राहु केतु का है। और कुछ? वो जैसा उस दिन वो चर्चा हो रही थी कि ईयर ऑफ डेथ नहीं पता लग पाया था, मंथ तो तब भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पकड़ा था, तो उसके बारे में कुछ उसमें जो रिमाइंडर कितना आया था? जो भी आया हो, चाहे 6 आया, 8 आया, जो भी 6 आया। तो 6 हम देखते हैं कि 6 नंबर साइन में सन कब होगा, तो उसमें 3 हम ऐड कर देते हैं, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। नहीं ईयर कैसे पता लगेगा? ईयर नहीं पता चलेगा सर। 3 क्यों ऐड किया? सब में हमेशा 3 ऐड करना है।
देखिए सन जो है 1 नंबर साइन में कब जाता है? 15 अप्रैल को। राइट। तो 1 नंबर साइन में जाने का मतलब 3 ऐड कर दीजिए तो 15 अप्रैल से 15 मई हो गया। राइट। शनि 10 नंबर साइन में कब जाएगा? 10 में आपने 3 ऐड किया तो 15 जनवरी हो गया। नहीं सर समझ नहीं आया। नहीं, सन जो है 1 नंबर साइन में कब जाता है? 15 अप्रैल को जाता है ना। जी सर। तो हमने जो साइन है उसमें 3 हम ऐड कर देते हैं। तो साइन तो एक है ना, वो एक में तो, अगर तो एक नंबर साइन में सन जो है 15 अप्रैल से 15 मई तक रहेगा। और 6 नंबर साइन में रहेगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का तक। राइट। बस इतना है। तो उसके हिसाब से जो मंथ ऑफ द डेथ है दैट इज 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। ये ईयर का पता नहीं लग सकता साहब? नहीं, ईयर का इससे नहीं, इस फॉर्मूले से नहीं पता चलता। मैंने बताया ना कि जो अष्टक वर्गा में है लॉन्गिविटी निकालने के फॉर्मूले हैं, उनको आप लॉन्गिविटी निकालेंगे तो ईयर भी पता लग जाएगा। और राजेश ओबराय ने आज बताया था, वो तो बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। मुझे कोई बताया तो मैंने पास ऑन किया यार। मैं उसमें देख रहा था कि हमारी तो 51 साल आ रही थी। यही मैंने कहा कि अष्टक वर्गा कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल टूल। यू कांट रिप्लेस इट विद द पराशर सिस्टम एक्चुअली। जहाँ जितना जो उसका बेनिफिट है ना वहीं तक लीजिए उसको। जहाँ वो कैपेबल नहीं है वहां उसको फोर्स मत करिए कि जबरदस्ती रिजल्ट लेने के लिए उससे। तो अष्टक वर्गा का जो बेसिक हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ट्रांजिट में और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट देखने में ही करते हैं। वहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनिल जी ट्रांजिट का क्वेश्चन हो रहा है। हाँ पूछो। अनिल जी जैसे हमने सन मून सबका देख लिया कि उसके कितने पॉइंट हैं, उसके हिसाब से ज्यादा पॉइंट है तो अच्छा हो गया। नाल दोस्ती राहु को कैसे देखेंगे? उनका तो है कि राहु केतु के पॉइंट नहीं है उसके। अपने रिजल्ट नहीं होते, जिस प्लैनेट के रिजल्ट देना वाला है उससे देखो ना उसका। ओके सर, क्लियर। हाँ थैंक यू। अपने रिजल्ट तो है ही नहीं उसके, मैं क्लियर तो अष्टक वर्ग का पॉइंट क्या होंगे उसके? जब तो उसी के हिसाब से देख लेंगे, उसी प्लैनेट के हिसाब से। और क्या। अच्छा इसमें जो ये जेम सिलेक्शंस वगैरह कुछ आता है कुछ ऐसा, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है शायद ना। जेम हर जो लाइफ स्टोन रूबी बता दिया, जो लग्न का लॉर्ड का स्टोन है दैट इज योर जेम स्टोन, दैट्स ऑल। फिर मतलब दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ जी वो इम्पोर्टेंट नहीं है शायद। नहीं, अगर आप जैम सेलेक्ट करना चाहें तो कुछ बता थोड़ी रहा है। तो लग्न के लॉर्ड का बता दिया इसने, जो हम कहते हैं कि लग्न का लॉर्ड का आप हमेशा पहन सकते हो। फिर इसने कहा कि लकी स्टोन कोरल, आपको मंगल लग ही रहा है बहुत स्ट्रांग है, तो इसने मंगल को कह दिया कोरल आप पहन सकते हो। बेनिफिक स्टोन उसने कहा सफायर है, जुपिटर भी ठीक है, अपने साइन को देख रहा है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और वेल्थ का वैसे भी प्लैनेट है, तो वेल्थ के लिए बता दिया आपको जुपिटर। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बट जो चीजें जरूरी हैं मतलब उसी को कंसिडर करो, मतलब डोंट गो अननेसेसरली। जैसे अष्टक वर्ग का जितना फायदा उतना ही इस्तेमाल करो, जेमिनी का जितना फायदा उतना ही हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाते। एंड मैंने कहा कि ये सब चीजें जो है दे आर एन एडिशनल टूल, नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द मेन सिस्टम एक्चुअली। और इसलिए सुधीर जी थोड़ा परेशान रहते हैं कि वो एकदम से लास्ट में हर चीज की जो है जरूरत नहीं है उसकी। एक्चुअली में आप फॉर्मूले से निकालेंगे, मैंने कहा फॉर्मूले हैं उसमें डेफिनेटली हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इट मे नॉट बी करेक्ट आल्सो। अच्छा ये बताइए साहब कि एस्ट्रोलॉजी से जिंदगी में इतने माइलस्टोन हैं एक्चुअली, और कौन सा माइलस्टोन बहुत एक्यूरेटली बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से? देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी ओनली इंडिकेट द टेंडेंसीज कि ऐसा होना, ऐसे होने की संभावना है। जैसे अब वेदर फोरकास्ट होता है ना कि हर घंटे का वेदर फोरकास्ट होता है, तो ऐसी ये एक इंडिकेशन है बस कि ऐसी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वैसी करोगे या उसको इम्प्रूव करोगे आप, या उससे खराब करोगे। एक आप थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से आप बुखार नापते हो अपना, जब बुखार हो जाता है
तो थर्मामीटर इज नॉट ए कॉज फॉर द फीवर, इट ओनली इंडिकेट्स द फीवर। वही चीज सेम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लैनेट इंडिकेट द प्रॉब्लम, प्लैनेट इंडिकेट वेदर दिस इज गुड और बैड एक्चुअली टाइम, बट दे आर नॉट द कॉज फॉर दैट। ये तो एक बहुत बढ़िया हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है एक तरह से, जो है फोरकास्ट टाइप का जो है, तो उसको आपके ऊपर है सारा कुछ, कैसे आप उसको करते हैं। तो ये नहीं कहते कभी कि ये हॉरोस्कोप है तो भाग्य तो लिख दिया गया, नहीं, भाग्य नहीं लिखा गया, ये तो आपको हेल्प कर रहा है सिर्फ अपने भाग्य को बनाने के लिए। एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। जब आपको पता लग गया है कि ऐसे ऐसे है तो यू कैन डू वंडर्स विद दिस, अगर शुरू से ही आपको पता लग जाता है। तो कोई ऐसा माइलस्टोन बताने वाली चीज नहीं है ये टेंडेंसी बता रहा है खाली। माइलस्टोन तो आपको कन्वर्ट करने अपने हिसाब से। सर हमें हॉरोस्कोप से पितृदोष भी पता चलता है? ऐसा होता है कि जब आप किसी भी पंडित के पास जाते हैं तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा योग है, कौन सा खराब योग है, कौन सा अच्छा योग है, कौन सी दशा है, कौन सा ट्रांजिट है। और आपने कहा कि बहुत परेशानी हो रही है पंडित जी, तो एक ही जवाब होता है कि पितृदोष है आपको या काल सर्प दोष है। अच्छा, पता नहीं है मुझे। बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एल्स। पितृदोष नाम की कोई चीज नहीं है। वही आपके जो फोर फादर ने खराब कर्म किए हैं तो वही दे शुड अफेक्ट यू। थ्योरी ऑफ कर्मा डजंट से ऑल दीज थिंग्स। ये तो इंडिविजुअल कर्मा है आपके। ऐसे तो पता नहीं आप कितने भी अच्छे कर्म करते रहिए, आपके किसी पिताजी ने या फोर फादर ने खराब कर्म किए हैं तो आप तो सफर करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग। हाँ, जनरली बोलते हैं ना पितृदोष है। वो तो एक है ना कि और क्या कहेंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट दे कैन आंसर, एंड आप लग जाते हैं पितृदोष के निवारण के लिए। हमें तो लगता था साहब अभी तक के पितृदोष का मतलब यह है कि आपने पिताजी के साथ आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आप भैया पुण्य करो। तो पिताजी तो आपके इस जन्म में बने हैं ना वो, और ये जो हॉरोस्कोप है पिछले जन्म का है। अच्छा, ठीक है। और खराब होगा तो सन खराब होगा, उसमें पितृदोष क्या हुआ, सन खराब होगा वो तो ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स कि सन खराब है आपका। बट पितृदोष तो ये जो पंडित लोग होते हैं वो ही बोलते हैं कि पितृदोष है। हर चीज में आप बताऊं कि आप XYZ कोई भी हॉरोस्कोप लेके चले जाइए उनके पास, वो पितृदोष है। और अगर शादी के मामले में आप पूछने जाएंगे कि शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो मांगलिक दोष है। हाँ जी, उज्जैन जाने के लिए बोलेंगे। हाँ, उनको ये नहीं पता मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे होता है, बट सुना हुआ उन्होंने मंगल दोष कुछ होता है, तो बस आप इनकी दोनों की पूजा करा लो, आपके सारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। ठीक है। तो ये पितृ दोष के चक्कर में मत पड़िए आप। जैन साहब इसमें नथिंग लाइक पितृ दोष एक्चुअली। जी, ये लग्न चार्ट में क्या हमारे पिछले जन्म का कुछ रिफ्लेक्शन मिलता है हमको? दिस इज द हॉरोस्कोप, योर हॉरोस्कोप। ये जो हॉरोस्कोप बना आपका बर्थ के टाइम में, that is the लेखा जोखा of the till the death in the last life actually। और वैसे भी देखिए 5th हाउस हमारे पूर्व जन्म के कर्म का होता है, 5th हाउस। तो 5th हाउस गिव्स सम इंडिकेशन कि आपके पहले जन्म के कर्म कैसे हैं, और 9th हाउस होता है इस जन्म के कर्मों का फल। हम लोग 9th हाउस को चेंज कर सकते हैं, 5th को नहीं चेंज कर सकते अच्छे कर्म करके, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल राइट। 9th हाउस को तो हम कर ही सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। अनिल जी 11वें घर को बदल सकते हैं क्या, ज्यादा स्पिरिचुअल करके या कुछ करके? बिल्कुल, और क्या, क्यों नहीं। कर्म का फल है वो तो, लास्ट के जो 11th हाउस है वो तो जो भी आप इस जन्म में कर्म करेंगे उसका ही तो फल है वो। ये नंबर कम है इसमें, तब क्या करेंगे? नंबर तो मिल गया, 11th का नंबर तो मिल गया, पिछले जन्म तक के जो कर्म है आपके इस जन्म में करिए, फिर नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। ओके। नहीं, फिर इस हिसाब से तो अगर हम लोग अब मतलब सपोज हम बाद में देखते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी, तो गलत देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने अभी तक कितना कुछ क्या क्या कर लिया। नेचुरली ये जो बर्थ के टाइम तक की पोजीशन है, उसके बाद आपने अगर अच्छे कर्म किए उसके बाद तो हो सकता है कि जो इसमें खराब रिजल्ट इंडिकेटेड ना मिले आपको।
और हो सकता है अच्छे भी अच्छे हो ना मिले, कई बार ऐसा होता भी, आप देखिए। ये बताएं सब अष्टक वर्गा से हाँ जी, माता अष्टक वर्गा देख के माँ का शोक, पिता का शोक, बच्चों का शोक, या कुछ लोगों की माँ की डेथ बचपन में हो जाती है, पिता पहले चले जाते हैं, इस तरह के कुछ इंडिकेशन दिखाई दे सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का 4th हाउस एफ्लिक्टेड है या मून बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, और 4th से 4th भी हम देखते हैं, मतलब 7th हाउस दोनों एफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है कि माँ का सुख ना मिले आपको। और दूसरा ये है कि देखिए मून जो हमारा माँ का सुख है दैट इज 4th हाउस, पिता का सुख है 9th हाउस, और इन दोनों से अगर 12th हाउसेस को आप देखें, मतलब मान लीजिए 8th हाउस में बहुत मैलेफिक प्लैनेट हैं आपके, तो नेचुरली जो फादर का सुख नहीं मिलेगा, फादर से सेपरेशन होगा या सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब 4th से 12th हाउस 3rd हाउस हुआ, 3rd हाउस में अगर बहुत मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो हो सकता है माँ के सुख से आप वंचित रहेंगे या माँ के पास नहीं रहेंगे आप। तो वो हाउसेज आप देख लो, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बर्थ चार्ट। ओनली यू शुड अंडरस्टैंड कि 12th हाउस सेपरेशन का है, तो फादर से सेपरेशन कौन सा हुआ, 8th हाउस हो गया, मदर से सेपरेशन 3rd हाउस हुआ, माँ का सुख 4th हाउस है और पिता का सुख 9th हाउस है। अच्छा, एक चीज तो यह है कि आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे विल बी द लास्ट लेक्चर, तो उसमें व्हाट यू वुड लाइक टू स्टडी, एक्चुअली कोई खास आपके इंटरेस्ट की चीज हो, नहीं तो हॉरोस्कोप डिस्कस कर सकते हैं, बट कोई अगर हॉरोस्कोप डिस्कशन आप यही करिए, अच्छा रहेगा। हॉरोस्कोप में A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे, और वो हॉरोस्कोप जो डिस्कस की जाए वो पहले से शेयर कर दी जाए, जिससे हम लोग तैयारी करके डिस्कशन के लिए तैयार है। दो तीन हॉरोस्कोप आप अपने ही दे दीजिए, उससे बेटर रहेगा। हाँ मेरा डिस्कस कर लीजिए। हाँ तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सुधीर कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर कर दो। तो ऐसा है कि जो सुधीर जी जो है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बात करके 3 हॉरोस्कोप आप शेयर कर देना। हाँ ठीक है, 3 बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों में से अपने के कर दीजिए, वो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि वाकई में क्या है क्या नहीं। हाँ, हम लोगों का 70 साल के हो गए हैं, तो कुछ लाइफ हिस्ट्री है। सब कुछ लिखा जा चुका है ऑलरेडी। सब कुछ लिखा जा चुका है, अब किसी चीज का डर नहीं है। चलिए फिर, ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया डिस्कशन था आज का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस कोर्स के बाद में फ्यूचर में क्या करेंगे हम लोग? क्या जी? वेडनेसडे तो आपसे मिलना बंद हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे? प्रैक्टिस करिए खूब, हॉरोस्कोप देख के जो है अब अपना यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नहीं, उसके बाद 1-2 महीने प्रैक्टिस करके उसके बाद कुछ ये कर सकते हैं कि ये आपका जो रहता है केपी एंड ऑल दोस्त नहीं केपीओपी तो इसे यूजलेस, एक्चुअली हम लोग केपीओपी को नहीं मानते। ओके, हमारी राय यह है कि साहब 3 कुंडली तो आप उस दिन डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो लोग बचेंगे हमारे यहाँ उनकी कुंडली हम लोग हर हफ्ते में एक डिस्कस किया करेंगे, और उसकी कमियां आप बता दिया करिए बस। चलिए, वेरी गुड। हाँ, आई थिंक दैट इज फाइन, एक्सेप्टेबल। अनिल जी, ग्रुप को मेंटेन रहने दीजिए, इसको नहीं निकालिएगा। हाँ, ग्रुप आपका एडवाइजरी का काम करेगा साहब। ठीक है, करके दिखाएंगे हम लोग। अच्छा, ग्रुप मेंटेन रहेगा, ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, थैंक यू। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट। प्रणाम आपको बहुत बहुत। ओके देन।